जब भी दो चार्जेस आपस में बैठे हैं थोड़ी सी सेपरेशन पे, डायपोल, डाय बोले तो दो, पोल बोले तो पोल। सोचो कार्बन एटम बैठा चिल मार रहा है अपनी जिंदगी में। इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं और कहते हैं कि sp3 कार्बन है मेरे पास, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक ही ओवरलैप है, डबल बॉन्ड में एक ऐसा ओवरलैप है, एक ऐसा ओवरलैप है। क्योंकि मेरे से अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो चेक। Hello everyone, welcome to Vedantu JEE. My name is Pahul, and if I'm audible and visible, please write yo in the chat box. You know the drill. बहुत बढ़िया लग रहा है आप सबको आज मिलके, क्योंकि आज हम करने वाले हैं the basics of organic chemistry. देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 30 से लेकर 40% आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर साल आएगा। तो म्यूजिक मैंने शुरू में लगा दिया है ताकि आपका जोश बढ़ जाए। लाइक बटन दबा देना, जोश दिख जाएगा आपका। यूट्यूबर वाली हरकतें करनी पड़ती है यार हम टीचरों को भी, ठीक है। तो पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है पाहुल प्रीत सिंह गुलाटी। आप मुझे पाहुल सर बोल सकते हो, आप मुझे कुछ भी बोलना बोल सकते हो। आई एम एन एलमनस ऑफ IIT बॉम्बे। मैं भी आपकी तरह जेई की तैयारी करता था कुछ टाइम पहले, 10 साल पहले। 2011 में जेई एडवांस मैंने अपना क्लियर किया था, ठीक है। तो आप जिस प्रोसेस से गुजर रहे हो, मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका हूं। और आज हम क्या करेंगे, आज हम समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स जिनको समझ के आप बाकी की ऑर्गेनिक बड़े आराम से समझ पाओगे। क्योंकि ऐसा है ना, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे जिन पे पिछली कुछ क्लासों में ध्यान नहीं देते। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास में ध्यान नहीं दिया, 12th में ऑर्गेनिक पढ़ने लग पड़े और पता लगा समझ ही कुछ नहीं आ रहा है ना। तो आज उन कॉन्सेप्ट्स की बातें करेंगे। तो चलो, ये जो गाना बजाना है थोड़ा धीरे कर देते हैं इसको। नहीं तो आप गाने में मशगूल हो जाओगे। तो जी मेरे को ये बताओ कि ये भाई साहब कौन है? कौन है ये भाई साहब? क्या जानते हो आप? क्या आपने देखा इन भाई साहब को? मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये है कि स्टूडियो में से पेन उठा के चला गया कोई, जिससे स्क्रीन पे लिखना होता। कोई बात नहीं, अपने हाथ से लिख दूंगा। तो बताओ जी, इन भाई साहब का नाम पता है आपको? ये कौन है? तो जी ये भाई साहब हैं जिन्होंने कहा था कि केमिस्ट्री मोह माया है। समझाता हूं क्या। इस बंदे का नाम पता है क्या है? इस बंदे का नाम है जोन्स जेकोब बर्जीलियस। He was also known as the father of chemistry in Sweden, the Swedish father of chemistry, ठीक है। तो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी दी थी बहुत टाइम पहले, जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म, ठीक है। अब इस थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म में इन्होंने बोला क्या था, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हिस्ट्री बता रहा हूं थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ताकि फील तो आए ना, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई लिविंग थिंग्स वर्क बाय सम मिस्टीरियस वाइटल फोर्स। तो इनका मानना यह था कि जो भी केमिकल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बसे होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हमारे अंदर जो भी ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो इसलिए क्योंकि हम जिंदा हैं, और वो ऑर्गेनिक केमिकल सिर्फ जिंदा जो चीजें हैं जो ऑलरेडी लिविंग है उनमें ही हो सकती हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स में होती है एक वाइटल फोर्स, एक दिव्य शक्ति। वाइटल का मतलब होता है इंग्लिश में समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर लाइफ, कोई ऐसी चीज जिसको लाइफ में जरूरत है ही है, ठीक है। अरे वाह, पुलकित सर आओ ना यार। पुलकित सर मेरा सेशन देख रहे थे, पेन लेके आ गए। हाँ, मैंने देखा पाहुल सर बोले कि यार पेन लिखेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो हाँ, सो दे वर्क बाय सम वाइटल फोर्स। तो 1810 में तो ये बिलीफ था। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जर्मन लोग, आपको पता बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, है ना। सो देयर वाज अ जर्मन साइंटिस्ट जो कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। फाइन। और इनका नाम पता है किसी को? अच्छा, पहले नाम बताने से पहले मैं बता दूं, ये है द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये है द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय द वे, और इनका नाम है फ्राइडरिक वूलर। जर्मन एक्सेंट के साथ लगा लेना खुद से, ठीक है। तो वूलर को बेसिकली बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट माना जाता है, और 1828 में इन्होंने यूरिया का सिंथेसिस लेबोरेटरी में कर दिया। यूरिया कहां प्रेजेंट होता है इंसानों में, आपको पता ही है, यूरिन से आता है वर्ड। यूरिन, यूरिया सेम एटमोलॉजी है उन दोनों वर्ड्स की, ठीक है। तो यूरिया ऐसी चीज थी जो साइंटिस्ट को लगता था कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकती है, पर इन्होंने क्या किया, 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड उठाए जो कि लेबोरेटरी में आमतौर पर मिल जाते थे, और इन्होंने बना दिया यूरिया। और इस सिंथेसिस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया।
बाय द वे फ्राइडरिक वूलर जो थे, इन्होंने जब ये रिएक्शन किया ना, ये खुद हैरान हो गए कि भाई मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना दिया। और चक्कर ये है कि ये खुद बोलना नहीं चाह रहे थे कि भाई मैंने डिस्प्रूव कर दिया बर्जीलियस को, क्योंकि बर्जीलियस को गॉड माना जाता था पहले, ठीक है। तो पॉइंट इज कि इन्होंने ये वाला रिएक्शन जो है लेबोरेटरी में कर दिया। यहां पे ये दो कंपाउंड्स उठाए इन्होंने, NH4 और OCN नेगेटिव। ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे अपन, पूरी ऑर्गेनिक बची है। और हीट करके बन गया यूरिया। यूरिया कुछ ऐसा दिखता है, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, हर नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन। यूरिया बार बार दिखेगा आपको ये, ठीक है। तो ये भाई साहब ने प्रूव कर दिया कि लेबोरेटरी में भी ऐसे कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब थोड़ा मॉडर्न डे पे आ जाते हैं। मॉडर्न डे पे जब आएंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? मॉडर्न डे पे अगर आएंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली उनको कहा जाता है जिसमें कार्बन होता है। अब आप कहोगे सर ग्रेफाइट और डायमंड ऑर्गेनिक है क्या? तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना कोई भी क्लियर डेफिनेशन आज के जमाने में नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग बीइंग्स में पाए जाते थे, वैसे दिखने वाले कंपाउंड्स में बहुत सारा कार्बन होता है, उसी तरह के सारे कंपाउंड्स को मिला जुला के हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, कभी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा भी मिल जाएगा, पर मेनली इसमें रोल है बुगाटी का। अब आप कहोगे सर ये बुगाटी क्यों यहां रख दी? बाय द वे पता है इस गाड़ी के बारे में? डू यू नो व्हाट कार दिस इज? जिनको पता है गाड़ियों के बारे में वो बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। और अच्छा, किसी को ये पता है कि यहां मैंने ये बुगाटी मैंने इधर क्यों दिखाई है आपको? ये आपको बुगाटी की फोटो क्यों दिखा रहा हूं मैं अब केमिस्ट्री के लेक्चर में? ये जो पैनल्स है ना इसके, ये देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुली शेडेड से पैनल्स हैं। ये पैनल्स पता है किस चीज से बने हैं? ये बने हैं कार्बन फाइबर से। कार्बन फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कार्बन की चेन्स बहुत प्यार से ऐसे थ्रेड कर दी जाती हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है ना ये कि आपको स्टील जैसी स्ट्रेंथ दे देगा, ऑलमोस्ट स्टील जैसी स्ट्रेंथ दे देगा, बट स्टील से कहीं ज्यादा हल्का होता है, ठीक है। सो दिस इज अ मैंसरी एडिशन बुगाटी वेरॉन, जिसमें कार्बन फाइबर, फुल कार्बन फाइबर की बॉडी होती है। वो गाड़ी बहुत लाइट होती है, इसलिए उसकी एक्सेलरेशन काफी ज्यादा होती है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट दैट वी गोना डिस्कस अबाउट कार्बन राइट नाउ, ठीक है जी। तो अब ऐसा करो, अब थोड़ी ना ऐसी विद्या चालू होने वाली जिसमें आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो कॉपी पेन निकाल लो और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना प्लीज, ठीक है। चलो, तो कार्बन के बारे में बात करते हैं। पहले तो आते हैं इसकी वैलेंसी पे और इसकी प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है कैटनेशन। ये आपने हो सकता है 9th क्लास में थोड़ी बहुत चीज पढ़ी होगी, है ना। तो वैलेंसी क्या होती है जनता? वैलेंसी बेसिकली आप सोच सकते हो इसको इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग कैपेसिटी, है ना। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही बेसिक चल रहा है लेक्चर, हमें तो ये सब चीजें पता है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आगे आगे बढ़ के ना थोड़े एडवांस हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, चिंता मत करो, ठीक है। इस पेज के बाद दिखा देता हूं बाद में कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले बॉन्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। तो कार्बन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछूं आपसे तो क्या कहोगे आप? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2। टोटल इसमें बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन। इतना तो आपको याद होगा पिछली क्लासों में से थोड़ा बहुत, है ना, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की ये है। अब ये मेरा 2s2p एक ही जैसा बन गया, हाँ, ठीक है। अब ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, इनमें थोड़ा जूम इन करके देखते हैं कि अंदर चल क्या रहा है कार्बन में, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं इसमें। ये बोर्ड बड़ा अजीब है, इसका पेन सिलेक्ट होने में टाइम लग जाता है, देखो। ब्लू पेन पे अब आया जाके। तो जी s ऑर्बिटल, बेसिकली जो s सबशेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, और जो p सबशेल होगा आपका उसमें 3 सबशेल्स होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज बताई जाती है, को रिवाइज करनी होगी तो मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन शॉट देख लेना, कुछ ही दिन पहले लिया था, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, बढ़िया। अब होगा क्या कि जब इसको मैं थोड़ी सी एनर्जी देता हूं ना, अब एनर्जी हो सकता है आपने हीट के तौर पे दी, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे दी, मोस्टली हम हीट करते हैं लेबोरेटरी में कभी भी केमिकल रिएक्शन करने से पहले। तो यहां पे होगा क्या कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इधर, ये एक्साइट होके आगे चला जाएगा, ठीक है। तो बन गई कुछ ऐसी कहानी। अब जनता, आपको पता है कि बॉन्ड कैसे बनता है?
बॉन्ड तब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब आपके पास एक कोई एलिमेंट हो, मान लो हाइड्रोजन, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा बॉन्ड बनाने के लिए वो किसी और एटम से आएगा, और वो कहां से आएगा, कार्बन से आएगा मान लो। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं आपस में पेयर हो जाएंगे, ये कार्बन लेके आया रेड वाला और हाइड्रोजन लेके आया है ग्रीन वाला, ये हो गए पेयर। बेसिकली क्या हो गई यहां पे, जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग हो गई कोवेलेंट बॉन्ड में। यस, अब शेयरिंग होने से पेयरिंग हो गई शेयरिंग पेयरिंग। सो पॉइंट इज कि यहां पे कार्बन के पास ना 1 2 3 और 4 जगह बचती है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। शेयरिंग मतलब बॉन्ड, पेयरिंग मतलब बॉन्ड, यहां पे कार्बन के पास 4 जगह बच गई बॉन्ड बनाने के लिए। तो कार्बन जनरली 4 बॉन्ड्स बनाता है। फाइन, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है इस वजह से, 4। कहां बॉन्ड बनते हैं वो अपन ने देख ही लिया इधर, जो भी उसकी एम्प्टी स्पेसेस हैं। फाइन, अब जनता कार्बन का 4 वैलेंसी तो ठीक है, बढ़िया, बट कार्बन की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड नहीं बनाता, कार्बन खुद के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। कार्बन खुद के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। अभी कैटनेशन नहीं आई। अब कैटनेशन इसको तब बोलते हैं जब कार्बन खुद के साथ इतने बॉन्ड बनाने बैठ जाए कि एक लंबी सी चेन, एक लंबा सा नेटवर्क, एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बन जाए। फाइन, सो द एबिलिटी टू सेल्फ बॉन्ड विद इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड कैटिनेशन। ये जो भी लाइंस बना रहा हूं ना, इन सब लाइंस को आपने ऐसे इमेजिन करना है जैसे यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ठीक है। तो बॉन्ड को हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ही विजुअलाइज करना है। खूलियो, ये हो गया, ठीक है। अब जनता आप कहोगे सर कार्बन की वैलेंसी तो 4 थी, आपने यहां पे 4 तो बनाए नहीं बॉन्ड, इस कार्बन के पास तो एक ही बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, वैलेंसी कैसे पूरी करें इसकी। वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन की हेल्प लेता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। तो जितनी आपकी वैलेंसी बच गई उतने हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड ऑलरेडी है, 3 वैलेंसी बच गई, लो जी हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन की वैकेंसी है, लगा दो। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन लगा दो, चलो बढ़िया। अब कार्बन क्या करता है कि कार्बन की टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की अपने खुद के साथ। तो कार्बन यहां पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड भी बना सकता है। ये 2 बॉन्ड में क्या चल रहा है, हर एक बॉन्ड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सिंपल सी बात, ओके। सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाकर रिवाइज कर लेना। धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्डिंग हो गई यहां पे, फाइन। अब इस कार्बन के पास कितने, 1 2 और 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो एक ही हाइड्रोजन बचा लगाने को, लगा दो। यहां पे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं अपन, 1 and 2। ये बन गया आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन 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 कैटनेशन, कार्बन की वैलेंसी 4। कार्बन ने अगर डबल बॉन्ड बना लिया तो हाइड्रोजन दे दो उस हिसाब से, नहीं बनाया तो हाइड्रोजन उस हिसाब से दे दो, ठीक है जी, फाइन। अब देखो जनता, जो भी इस कंपाउंड में एंड में कार्बन बैठा है ना, ये कार्बन एंड में बैठा है, ये कार्बन एंड में बैठा है, इन कार्बन्स को अपन बोलेंगे टर्मिनल कार्बन्स। ये जो बोलने का तरीका है ना, टर्मिनल कार्बन, ये तरीका एग्जाम्स में काफी बारी आपको डायरेक्टली आता है कि जे एडवांस में कोई आएगा, दिस टर्मिनल कार्बन इज शोइंग दिस बिहेवियर, तो पता होना चाहिए टर्मिनल कार्बन क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। आप कहोगे अंदर वाले कार्बन को क्या कहते हैं, कोई खास कुछ अलग से कहते नहीं है, कार्बन टर्मिनल कार्बन को अलग से बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई वैलेंसी और कैटनेशन की बातें। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं जो कि आपने अगेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के चैप्टर में पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है। ये साइंटिस्ट जो है ये मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत दिमाग वाले इंसान है। इन्होंने कुछ कुछ ऐसी थ्योरीज दी हैं जो कि
साइंस को पढ़ना इजी कर देती हैं। इन्होंने अपनी कोई ऐसा स्पेशल थ्योरी दी नहीं है, बाकी थ्योरीज को मॉडिफाई किया थोड़ा थोड़ा, बट जो चीजें इन्होंने दी है ना, दैट वर एन इंप्रूवमेंट ओवर एग्जिस्टिंग थ्योरीज बेसिकली। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के काफी अच्छे दोस्त भी थे ये। He lived till the age of 92, 93, काफी अच्छी उम्र जी इन्होंने। सो एक जो आइडिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये लाइनस पॉलिंग ने नहीं दिया। ओके, लाइनस पॉलिंग ने क्या दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, 2 मिनट में बताता हूं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है जी, जनता जरा बताओ चैट बॉक्स में, जिसको पता है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द टेंडेंसी, ओके, टेंडेंसी और एबिलिटी to attract a shared pair of electrons towards oneself। क्षमता, एबिलिटी बोले तो क्षमता बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो किसी भी बॉन्डेड सिनेरियो में, मान लो मैं हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर देता हूं, इस बॉन्डेड सिनेरियो में क्या हो रहा है, मैंने बताया आपको कि ये बॉन्ड बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाऊं तो कुछ ऐसा बना दूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बना दूं, ठीक है। अब इस बॉन्डेड सिचुएशन में फ्लोरीन की कितनी क्षमता है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रखे। द टेंडेंसी और द एबिलिटी ऑफ एनी बॉन्डेड एटम, ये लिख लेना प्लीज आप साथ साथ में, अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लिखी है ध्यान से कभी। सो एबिलिटी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electrons is known as electronegativity। तो यहां होता क्या है कि फ्लोरीन आपको पता है इसका काफी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। सोच के देखो ना, ये भाई साहब के साथ सिर्फ एक ही प्रोटॉन है है ना, वो भाई साहब के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। फ्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन्स है बताओगे जरा, चैट बॉक्स में बताओ, ठीक है, सब मैं ही थोड़ी बताऊंगा। तो फ्लोरीन के पास आपको पता है कि बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, एग्जैक्टली कितने वो आप मुझे बताओगे। तो बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रोटॉन्स, इसका जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, काफी स्ट्रांग होता है ना। तो इसका पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांग होने की वजह से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन अपने पास खींच के रखने की कोशिश करता है। ठीक है, ये अभी क्या हुआ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सा लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, बट असल में क्या होता है कि फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखता है थोड़ा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के पास रहते हैं, हाइड्रोजन शेयर कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को, बट फ्लोरीन ऐसे खींच के बैठा हुआ। इमेजिन करो ना, आप कॉलेज में जाओगे और रूममेट्स मिलेंगे आपको, है ना, हो सकता है एक रूम आप 2 लोग शेयर करो, होता ही है आजकल हर कॉलेज में। तो दोनों रूममेट्स में से ना, एक रूममेट होता है बिल्कुल आलसी और एक रूममेट होता है बहुत ही ध्यान रखने वाला। ठीक है, तो रेंट तो आप दोनों ही पे कर रहे हो, उस रूम का हॉस्टल की फीस तो दोनों ही पे कर रहे हो, बट मान लो आप हाइड्रोजन हो, आप आलसी वाले हो, आप बस बैठ जाते हो रूम में जाके, सारी सफाई ये करता है आगे से है, सारा जिम्मा ये लेके रखता है, कभी रूम की ट्यूबलाइट खराब होती तो मेंटेनेंस वालों को यही बुलाता है। समझ रहे हो बात को। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लोरीन अपने पास रखता है। तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे ना पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन पे। ठीक है, हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा और फ्लोरीन पे एक पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आएगा। ये क्या बनाया मैंने, बेसिकली दिस इज डेल्टा। ओके, DELTA, एक ग्रीक लेटर है डेल्टा। तो जैसे कैपिटल D स्मॉल d होता है ना, कैपिटल D स्मॉल d, वैसे ही ये कैपिटल डेल्टा है, ये स्मॉल डेल्टा है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा डेल्टा सर जी। तो डेल्टा का बेसिकली केमिस्ट्री में जब भी लिखोगे आप, डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं किया फ्लोरीन ने कि इलेक्ट्रॉन लेके भाग ही गया, आपको रूम से तो नहीं निकाला ना आपके रूममेट ने। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भागा नहीं है, फ्लोरीन ने बस अपने पास रखे। तो उसके पास एक नेगेटिव कैरेक्टर है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं जिसको, और हाइड्रोजन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है। ये ऐसा लग रहा है ना जैसे एक मैग्नेट के पोल्स बन गए हो, ऐसा नहीं लग रहा देखने में, है ना। ये क्या होते हैं, मैग्नेट के पोल्स। यहां भी आपके पास पोल्स बन गए, है ना जी। तो ये फंडा जो है, जब आपके पास पोल्स बन जाते हैं, कितने पोल बने यहां पे, 2 पोल बने, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। इस पूरी चीज को फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कहा जाता है डायपोल। लिख लीजिए प्लीज, जब भी 2 चार्जेस आपस में बैठे हैं थोड़ी सी सेपरेशन पे, डायपोल। डाय बोलो तो 2, पोल बोलो तो पोल
ठीक है, और इस फंडे को कहा जाता है पोलराइजेशन। जब चार्ज सेपरेशन हो जाए ना थोड़ी सी, उसको पोलराइजेशन कह देते हैं। क्यों हो रही है पोलराइजेशन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयर्ड याद रखना है यहां पे। फ्लोरीन अकेला होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि जब एक एटम बॉन्डेड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी सिग्निफिकेंस बनाती है, अदरवाइज को पॉइंट ही नहीं है ना। मैं बॉन्डेड नहीं हूं, मेरा रूममेट नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं नहीं हूं। समझ गए बात को? तो अब जनता, जुकाम है थोड़ा सा, काम चला लेना। अब होता क्या है ना कि ये टेंडेंसी ना एग्जैक्ट मेजर से मेजर नहीं की जा सकती। एग्जैक्टली कोई इसका नंबर नहीं होता, इसको ना खुद से डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स देख के कह रहा हूं, ओके, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स देख के कह रहा हूं कि ना ये वाला बच्चा बहुत एक्टिव है। जैसे यहाँ पे मुझे समन्यु की चैट 2 बारी दिख गई, तो मैं कहूंगा समन्यु बहुत एक्टिव है। और मैं कहूंगा कि अच्छा अलेख्या भी बहुत एक्टिव है। कोई आप में से होगा, मान लो राहुल नाम का कोई बंदा क्लास देख रहा है जो चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो मैं कहूंगा राहुल इतना एक्टिव नहीं है। अब ये ज्यादा एक्टिव कम एक्टिव कोई सेंस नहीं बनी ना। क्या मैं इस एक्टिविटी को नंबर दे सकता हूं? अब मैं एज अ टीचर अपनी मर्जी चलाऊंगा, मैं बोलूंगा अच्छा समन्यु की एक्टिविटी 2, अलेख्या की एक्टिविटी 2, राहुल की एक्टिविटी -1। ठीक है, शुभम ने खुद ही बोल दिया आई एम नॉट एक्टिव। शुभम ने चैट करके बोला आई एम नॉट एक्टिव, मतलब वो एक्टिव हो गया। वाह शुभम। एनीवे, सो द थिंग इज, आइडिया से दे रहा हूं ना कि चलो मैंने बोल दिया कि भाई ये एक्टिविटी इसकी 2 है, इसकी एक्टिविटी -1 है, खुद से मैंने नंबर दे दिया। तो साइंटिस्ट्स ने ऐसे नंबर्स देने की कोशिश की हर एक एलिमेंट को, ये बताने के लिए कि ये कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब ये नंबर बहुत लोगों ने दिए। एक मुलिकन भाई साहब थे, उन्होंने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नंबर दिए। उनका स्केल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, बहुत ही वियर्ड सा स्केल है उनका। लाइनस पॉलिंग ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया स्केल को। लाइनस पॉलिंग ने बोला कि भाई हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन को ही देखते हैं, और कुल मिला के ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इन्होंने कुछ नंबर दिए। जस्ट अ सेकेंड भाई मेरे आजा। तो मुलिकन स्केल को थोड़ा इन्होंने इंप्रूव किया बेसिकली, और उन्होंने कहा कि फ्लोरीन जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको मैं नंबर दूंगा 4। 4 क्यों दिया, 10 क्यों नहीं दिया, वो लाइनस पॉलिंग भाई साहब से पूछ लेना कभी जाके। तो 4 इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। 4 हाईएस्ट है, ठीक है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आती है? 2.1। अब इन नंबर्स का मतलब क्या है कि 4 बड़ा नंबर है तो इसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। यहां पे 2 छोटा नंबर है तो हाइड्रोजन इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बस इतना ही है। नंबर्स का सिग्निफिकेंस इतना ही है। फाइन। अब आपको सर ये लेबोरेटरी में कैसे खोजा, थोड़ा बताओ। ये वो आइडिया दे देता हूं कि 6-7 कंपाउंड बनाए, देखा उसमें डाइपोल कैसा बन रहा है, डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर कर ली थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स लगा के, और आइडिया सा दे दिया कि अच्छा इसका 4 होगा, इसका 2 होगा। ठीक है, जैसे मैं चैट बॉक्स देख के बता रहा था आप कितने एक्टिव हो कितने नहीं हो। तो लाइनस पॉलिंग ने एक टेबल दिया जो कि कुछ ऐसा दिखता है। सॉरी फॉर द वाइट स्लाइड, एकदम से आंख में लगी होगी, और ये फोटो कॉपी पेस्ट करनी थी तो कर दी मैंने। तो जी फ्लोरीन का 3.98 अप्रोक्सीमेटली 4, हाइड्रोजन की 2.1 2.2 के आसपास। ठीक है, आपको कौन कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज याद रखनी है ये मैं यहां पे टिक मार्क करके आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, बेसिकली आपको फ्लोरीन याद रखना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ओके, ये याद रखना है। बेरिलियम याद रखना है, लिथियम याद रखना है, और हाइड्रोजन याद रखना है। आप कहोगे सर ये क्या? इजी तरीका बता देता हूं, फ्लोरीन को याद रखो। ठीक है जी, इजी तरीका बता रहा हूं आपको, ये एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलेगी। चलो जो भी पेन आएगा काम चलाएंगे। फ्लोरीन की वैल्यू रखो याद 4, याद रहेगी। अब 0.5 से घटाते जाओ बैठ के। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन की 3, 2.5, 2, 1.5, लिथियम की आ गई 1, और हाइड्रोजन की आप अलग से याद कर लो 2.1 या 2.2। ठीक, याद रह जाएगा, इतना तो याद रख ही लोगे ना, कौन सी मुश्किल चीज है। ठीक है, अब इतना याद रख लोगे तो बाद में टाइम बचे तो कोशिश करना कि ये जो हाइड्रोजन फैमिली है इसकी थोड़ी बहुत याद रख लो। थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं।
फॉस्फोरस और सल्फर की अगर याद रख सकते हो रख लो, 2.2 एंड सल्फर की 2.6। ये चीज याद रखना कि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, बस इतना याद रख लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो इन नंबर्स का मतलब अगेन थोड़ा रिवाइज कर लेंगे आपके लिए कि अगर मैं ऑक्सीजन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड बनाता हूं, अगर ऑक्सीजन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड बनाता हूं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.04 है, 2 बोल लो इसको। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ होंगे, बट एट द सेम टाइम अगर मैं ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता हूं, दिस इज 3.5 एंड कार्बन का 2.5 है ना, बोरॉन से थोड़ी ज्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन उतना अच्छे से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं खींच पाएगा, खींचेगा क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट थोड़ा सा कार्बन की तरफ भी रहेंगे इलेक्ट्रॉन। ये इमेज से समझ आ रहा है जो मैंने बनाई है कि यहां पे ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा ज्यादा, यहां पे थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से। ठीक है, फाइन। कोई डाउट्स वाउट्स होंगे ना, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता रहूंगा चैट बॉक्स में, आपके डाउट्स भी सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लेना। तो ये पेज का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, 5 सेकंड देता हूं आपको। 5 4 3 2 एंड 1। बढ़िया। ओहो हो, ये तो पूरा बोर्ड ही चेंज हो गया भाई, वापस जाओ। ये बोर्ड बड़ा मूडी है यार, ये ना अपनी हिसाब से करता रहता है हरकतें। HDMI 2, हमारी क्लास में हरकत मत किया करो। चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट। तो ये बहुत सारी आपको इमेजेस मिल जाएंगी ऑनलाइन पॉलिंग स्केल की। तो ये एक 3 डायमेंशन में बना दिया हुआ पॉलिंग स्केल, देखो फ्लोरीन को सबसे ऊपर रखा गया है और बाकी सब नीचे जा रहे हैं ना। ठीक है, फाइन। तो ये बढ़िया। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे जिसको बहुत बच्चे ना समझने की कोशिश करते हैं, फिर रह जाता है, फिर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आज आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, पॉली अलग है, पॉलिंग अलग है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, वो भाई साहब अलग है, पॉलिंग अलग है। ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन नाम की एक थ्योरी है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मॉलिक्यूल की शेप बताना। अब ये थ्योरी इतनी अच्छी है ना कि मॉलिक्यूल की शेप की जगह हम इसको 2-3 जगह और भी यूज कर लेते, इतनी अच्छी थ्योरी है। आप गेस कर सकते हो किस साइंटिस्ट ने दी है ये थ्योरी? बताओ, गैस कर सकते हो कि किस साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है ये? मैं चैट बॉक्स में वेट करता हूं थोड़ी सी। जनता थोड़ी पेशेंस रखना, आज ऑर्गेनिक के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट करेंगे, थोड़ी नींद आएगी बीच में तो बता देना, आपका एंटरटेनमेंट कर देंगे, तो भाग मत जाना, ठीक है। गुरसिमरन आस्किंग, ये 11वीं के लिए सेशन है या 12वीं के लिए? जिसने भी ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है उसके लिए सेशन है, चाहे आप 11वीं में चाहे 12वीं। चिराग बोल रहा है आइंस्टाइन। आ गए पॉलिंग भैया, वापस आ गए। तो पॉलिंग भैया के बिना हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से ना हो पाती। पॉलिंग भैया कहना, चाचा जी कहना, जो भी कहना कह लो, अब तो बेचारे स्वर्ग से इंधार गए। एनीवे, तो हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको कि होता क्या है और हमें याद क्या क्या रखना है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, अच्छा ध्यान से सुनना। तो जी, कार्बन का मैंने आपको बताया 1s2 2s2 2p2 है ना। इसकी ग्राउंड स्टेट कैसी बनाई थी अपन ने? कुछ ऐसी बनाई थी। इसकी एक्साइटेड स्टेट कैसी बनाई थी अपन ने एनर्जी देने के बाद? कुछ ऐसी बनाई थी, राइट। अब इधर हमें पता है कि हमारे पास 4 वैकेंसी हैं। कहां कहां वैकेंसी है? एक s ऑर्बिटल में है, एक p ऑर्बिटल में, एक और p ऑर्बिटल में, एक और p ऑर्बिटल में। इन p ऑर्बिटल को नाम देना है तो हम दे सकते हैं px py एंड pz। तो वैकेंसी कहां कहां है? s p p और p में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई या बहन या जो भी आप बुलवाना चाहते हो, वॉट एवर योर प्रोनाउंस आर, कि मेरे को ये बताओ कार्बन कौन से ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है बॉन्डिंग के लिए? तो आप कहोगे सर एक s ऑर्बिटल यूज कर रहा है, 3 p ऑर्बिटल यूज कर रहा है, यही कहोगे ना। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हैं जो कार्बन बॉन्डिंग के लिए यूज कर रहा है, फाइन। अब पॉलिंग भाई साहब ने बोला कि देखो, मैं ना थ्योरी दूंगा आपको कि यहां पे आप क्या कर रहे हो, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज कर रहे हो,
4 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज कर रहे हो। इससे ना आप एक्चुअली 4 न्यू ऑर्बिटल्स बना दो जिनको हम कहेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इनको कंबाइन करके हमने क्या बनाने हैं, हमने बनाने हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कार्बन एक एटम, सोचो कार्बन एटम बैठा चिल मार रहा है अपना जिंदगी में, क्या उसको पता है कि उसको हाइब्रिडाइजेशन करनी है? नहीं। ये हम इंसान है ना जो छोटी सोच वाले उन्होंने बस एक थ्योरी दी है कि कार्बन इस तरह से बॉन्डिंग करता है। अगर ये थ्योरी बोल के समझोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ाते हैं ना पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन फैमिली याद करनी, कैसे हरी लिए नाम कर रब से फरियाद, अब वो हरी से फरियाद तो नहीं कर रहे बट पॉइंट इज कि हमने टेक्निक दे दी है उसको समझने की, उसको याद करने की। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ये सिर्फ एक टेक्निक है बॉन्डिंग को एफिशिएंटली समझने की और बॉन्डिंग की शेप्स को एफिशिएंटली समझने की। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि 4 बॉन्ड बना दो हाइब्रिड, और ऐसा करो कि चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बना रहे हो ना वो एकदम सेम होने चाहिए। ओके, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल? कुछ ऐसे दिखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल्स पढ़े थे ना, वो थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये आ गए आपके पास बॉन्डिंग के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये थोड़े बहुत आपने शायद केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी बता रहा हूं। तो चारों एक जैसे हैं। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अजीब है तो चारों अलग अलग लग रहे होंगे, पर चारों एक जैसे हैं। ठीक है, अब जनता इनका नाम क्या दिया हमने? अब चारों एक जैसे हैं तो चारों का अलग नाम नहीं दिया हमने, चारों को एक ही नाम दे दिया, sp3। ओके, चारों को एक ही नाम दिया हमने। क्या नाम दिया? sp3। sp3 क्यों दिया? क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल यूज हो रहे थे इनको बनाने के लिए। सिंपल। ओके, सरवन यहां पे बोल रहा है कि इन सब की सेम एनर्जी होती है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इसीलिए इनको सेम शेप सेम नाम दिया जाता है। और सेम एनर्जी होना केमिस्ट्री में कहा जाता है डीजेनरेट। ठीक है, डीजेनरेट अगर केमिस्ट्री में कोई बोले तो उसका मतलब है सेम एनर्जी। सो दीज 4 ऑर्बिटल्स दैट वीव क्रिएटेड आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन सब की सेम एनर्जी है, इनको बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ये बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आप कहोगे सर इसका सिग्निफिकेंस क्या था, मतलब ये क्यों बनाया हमने? तो देखो, आपको वीएसईपीआर थ्योरी याद है थोड़ी सी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थोड़ी बहुत याद है, वीएसईपीआर। CH4 का शेप क्या होता है? CH4 है, उसका असल में शेप क्या होता है? याद है किसी को? बता देता हूं, अगर याद नहीं है तो रिवाइज करा देता हूं, अगर याद भी है तो। सो पॉइंट इज कि यहां पे बेसिकली 4 बॉन्ड बने अपने पास। ठीक है, 4 बॉन्ड बने अपने पास। अब वो 4 बॉन्ड कैसे बने जरा इमेजिन करो। कार्बन है, कार्बन के पास अब क्या है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्डिंग होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे कार्बन के? एक होगा कुछ ऐसे, एक होगा कुछ ऐसे, एक होगा कुछ ऐसे, एक होगा कुछ ऐसे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज हो गए। अब चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना शेयर कर देगा, पेयरिंग हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, चलो इतना तो समझ आ गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए। बढ़िया। अब जनता CH4 का जब शेप खोजने की कोशिश की साइंटिस्ट ने, उनको पता लगा कि CH4 का जो शेप है बहुत ही प्यारा सा शेप होता है, जिसको कहते हैं हम एक टेट्राहेड्रल शेप। बनाता हूं, समझाता हूं, सिंपल एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, दिमाग में रख लेना प्लीज। सो तो नहीं गए? ठीक है, तो जी ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है सर जी? देखो, बेसिकली करना क्या है, यहां पे एक सिंपलर केस से सोचते हैं। BCl3, यहां पे बोरॉन है जिसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड है क्लोरीन के साथ। अब 3 बॉन्ड आपने ऐसे रखने कि वो दूर दूर रहे। क्यों दूर दूर रहे सर जी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है हर बॉन्ड में।
इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पास पास नहीं रखने, आपने इलेक्ट्रॉन दूर दूर रखने हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ 3 बॉन्ड है तो कैसे रखोगे, एक इधर रख दो, एक इधर रख दो, एक इधर रख दो, तीनों के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री का। अगर आपके पास सिर्फ 2 ही बॉन्ड हैं, BeCl2 जैसी कोई स्पीशीज है, तो कैसे रखोगे, बेरिलियम एक बॉन्ड इस साइड, एक बॉन्ड इस साइड, पूरा 180 डिग्री का एंगल। तो आपने बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम करना है बस। तो ये और ये केस में तो 2 डायमेंशन में काम चल जाता है, बट जैसे ही कार्बन पे आते हैं हमें 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अब एक ही प्लेन थोड़ी है आपके पास, पूरी दुनिया है, कहीं भी जाके बैठ जाओ डिस्टेंस बढ़ाने के लिए। तो कार्बन पे जब अब आते हैं तो अपने पास बनता है एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हो क्या रहा है यहां पे कि कार्बन का एक बॉन्ड जो हाइड्रोजन का है वो सेम प्लेन में है, ये वाला हाइड्रोजन भी सेम प्लेन में है। प्लेन बोले तो मेरा हाथ इमेजिन करो, ये एक प्लेन है, प्लेन पता ना सबको, एक फट्टा। तो कार्बन यहां बैठा है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, कुछ ऐसा सोच लो। अब ये 2 हाइड्रोजन जो हैं ये सेम प्लेन में नहीं है, एक हाइड्रोजन आगे की तरफ है, ओके, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको फोटो में, और एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, ओके। थोड़ा पास आके मैं आइडिया दे देता हूं, अगर एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, ये दोनों हो गए सेम प्लेन में, एक हाइड्रोजन थोड़ा आगे है, एक हाइड्रोजन थोड़ा पीछे है, ओके। जिसको मैंने कैसे बनाया, आगे वाले हाइड्रोजन को थोड़ा मोटा करके बनाया, पीछे वाले हाइड्रोजन को ऐसे लाइनें लाइनें बना के बनाया, ठीक है। इसको बोलते हैं वेज, इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं वेज, एंड इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं डैश, वेज डैश। वेज थोड़ा आपकी तरफ आ रहा है, डैश थोड़ा पीछे जा रहा है। इन बॉन्ड्स में एंगल क्या है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर 3 डायमेंशन में 4 चीजों को रखोगे तो ये आएगा आपके पास, कितना बॉन्ड एंगल आएगा किसी को पता है, ठीक है, 109.5 टू अप्रोक्सीमेटली 109.7 डिग्रीज, ठीक है जी। तो ये एंगल होता है, और इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो ना तो कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो, कुछ ऐसा चल रहा है आपके पास बेसिकली सीन, ठीक है। अगर इसकी मैं एंड्स जो हैं, जो इसके वर्टिसेस हैं, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, जो बेसिकली इस केस में हाइड्रोजन्स हैं, अगर उनको ज्वाइन करता हूं तो क्या बनता है देखना, अगर इनको मैं ज्वाइन करता हूं तो क्या बनता है देखो, एक बहुत ही प्यारा 3 डायमेंशनल पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है मेरे पास। ब्लू कलर का पिरामिड दिख रहा है, इस 3 डायमेंशनल पिरामिड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। आप में से जिन लोगों में थोड़ी सी पेशेंस है क्लास में थोड़ी देर बाद तक रहने की, 15-20 मिनट बाद मैं इसका 3D स्ट्रक्चर भी निकाल के दिखा दूंगा एनिमेशन में, ठीक है। फाइन, तो टेट्राहेड्रॉन कहते हैं इसको। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है टेट्राहेड्रल, ओके। ये जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कोनों पे हाइड्रोजन अगर आप रखोगे तो इन बॉन्ड्स में मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा जो 3 डायमेंशन में हो सकता है। ये थी कहानी VSEPR की, जो 3-4 क्लासेस लगती हैं बताने, मैंने फटाफट से बता दी। अब आप कहोगे सर ये हाइब्रिडाइजेशन तो आई नहीं अभी तक। हाइब्रिडाइजेशन में करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपने ऐसा इमेजिन करना है कि देखो जो चारों ऑर्बिटल है ना वो है 4 भाइयों की तरह, जो 4 ऑर्बिटल हैं वो हैं 4 भाइयों की तरह। अब भाई जब यंग होते हैं तब तो बड़े खुशी से रहते हैं आपस में, जब भाई बड़े हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं और फिर अपनी अपनी प्रॉपर्टी लेके दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। तो यहां पे आपने क्या करना है कि इन बॉन्ड्स की जगह ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है जी, एक दूसरे से दूर दूर होके। ये जो बड़ा लोब है ऑर्बिटल का, इनको दूर दूर कर देना एक दूसरे से, ठीक है। और यहां पे क्या ऑर्बिटल्स हैं जो यूज हो रहे हैं, उनका नाम है sp3। तो बार बार बोलने की जगह कि मेरे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, चारों का नाम sp3 है, ये वो, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं और कहते हैं कि sp3 कार्बन है मेरे पास। सिंपल।
आपने बोल दिया कि ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल था, 3 p ऑर्बिटल थे, जिनको कुल मिला के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, जो इस तरह से अरेंज हो गए स्पेस में। क्यों अरेंज हुए ऐसे? क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए था चारों हाइड्रोजन के बीच में। 6 बार बोल चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया sp3। सो मैं यहां पे बोल दूंगा दैट दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब जनता, इससे ज्यादा आपको शेप्स, हाइब्रिडाइजेशंस, ये सब अगर याद रखनी है तो केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में मेरे आ जाना, जब भी मैं पढ़ाऊंगा। वन शॉट पहले कहीं है, वो देखने होंगे, देख लेना। पर कार्बन के रिस्पेक्ट में आपको हाइब्रिडाइजेशन में क्या याद रखना है ये बताता हूं मैं आपको अब, ठीक है। तो कार्बन के केस में कार्बन जो है हमारा कुछ अलग अलग टाइप से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। मान लो एक कार्बन है जिसने चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना दिए, ठीक है। अब मैं ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 3 डायमेंशनल नहीं बना रहा अभी। एक कार्बन हो सकता है जिसने एक और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, अब इसके पास बचेंगे सिर्फ 2 और हाइड्रोजन रखने की जगह। एक कार्बन ऐसा हो सकता है जिसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया एक और कार्बन के साथ। ये कार्बन को आप साइड पे छोड़ो, इस पे फोकस करते हैं, और इसको एक और हाइड्रोजन चाहिए होगा, राइट, ठीक है। तो जब कार्बन के पास आपको 4 सिंगल बॉन्ड दिखते हैं, जब कार्बन के पास आपको 4 सिंगल बॉन्ड दिखेंगे, तब आपने कहना है कि भैया ये जो कार्बन है दिस इज एन sp3 कार्बन, ठीक है। कार्बन के पास जब भी 4 बॉन्ड दिखे sp3 बोल देना, खत्म। जब भी कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड दिखे तो हम इसको बोलेंगे sp2 कार्बन। जब भी कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड दिखे, इसको हम बोल देंगे sp कार्बन। sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, sp कार्बन, फाइन। ये होता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बार देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, ठीक है। अगर आप बॉन्ड्स मतलब ऑर्बिटल्स में जाके देखना चाहते हो कि ये कैसे हुआ, आइडिया दे देता हूं। एक्साइटेड स्टेट कुछ ऐसी बनाई थी अपन ने, राइट, एक्साइटेड स्टेट कुछ ऐसी बनाई थी अपन ने। अब हो क्या रहा है यहां पे कि 1, 2 और 3 बॉन्ड तो नॉर्मली बन रहे हैं, 3 बॉन्ड तो नॉर्मली बन रहे हैं। हो क्या रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन आके लग गया, मान लो यहां पे एक कार्बन का एक बॉन्ड लग गया, कुछ ऐसा मान लिया, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। अब ये क्या बचा सर अलग से, ये क्या चीज हो रही है? देखो, जब भी एक पहला बॉन्ड बनता है, जब भी एक पहला बॉन्ड बनता है तो हो क्या रहा है कि बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है। ये मेरा एक कार्बन है, ये मेरा दूसरा कार्बन है, दोनों कार्बन अपने ऑर्बिटल्स को लाके ऐसे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ सीधा ऐसे चिपक रहे हैं। जब भी ये ऐसे चिपकेंगे इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। अब जनता हुआ क्या कि यहां पे हमने एक p ऑर्बिटल छोड़ दिया है। छोड़ कैसे दिया? देखो ये sp2 है, s को यूज कर लिया, p को यूज कर लिया, p को यूज कर लिया, एक p छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? दिखाता हूं क्यों छोड़ दिया। क्योंकि यहां पे अब चल क्या रहा है कि इस कार्बन पे एक p ऑर्बिटल मैं यहां बना देता हूं, इस कार्बन पे एक p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल की शेप याद है, डंबल शेप। इस कार्बन के पास भी एक p ऑर्बिटल है, ये भी डंबल शेप। तो होगा क्या कि इन दोनों में ओवरलैप हो जाएगा, इन दोनों में ही ओवरलैप हो जाएगा। कैसा ओवरलैप होगा? ऐसी डायरेक्शन में होगा, इसको बोलते हैं साइड ओवरलैप या लैटरल ओवरलैप। जब भी लैटरल ओवरलैप होता है ना, इसको हम बोल देते हैं पाई बॉन्ड। जब भी ऑर्बिटल ऐसे टकराएंगे और बॉन्ड बना लेंगे, इसको बोलेंगे अपन सिग्मा। ओके, दिस इज सिग्मा एंड दैट इज पाई। Sigma bonds are more stable than pi bonds. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड्स। और अगर आपका एक सिग्मा बॉन्ड बन गया तो 2-3 सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते सोच के बताओ। एक सिग्मा बॉन्ड बन गया ना अगर, तो इसके ऊपर एक और सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दूर दूर रखना है भैया।
अब एक इलेक्ट्रॉन पे ऐसे बैठा है, मैं दूसरा भी इसके ऊपर अगर चिपका दूं, ये तो आपस में ही लड़के मर जाएंगे ना। यस। तो हमने यहां क्या किया, बड़ी समझदारी से एक सिग्मा बॉन्ड बनाया जो कि ऐसे बन गया। अब बाकी ऑर्बिटल कहां है, बाकी ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर बैठे हैं, ये और ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। हाँ? ये और ये मिल जाएगा, ये और ये मिल जाएगा, पर ये और ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो परपेंडिकुलर बैठे हैं। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो यहां पे बॉन्ड बना लेगा, जो बाकी बचा पी ऑर्बिटल वो यहां पे बॉन्ड बना लेगा। तो जब भी आपने मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है, जब भी आपने मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने हैं, इसमें से सिर्फ एक बॉन्ड होगा आपका सिग्मा बॉन्ड, बाकी सारे बॉन्ड जो हैं आपके पाई बॉन्ड होंगे। जैसे यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया ना अपन ने, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो ये भाई साहब जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड है। कैसे? एक तो हाइब्रिड बॉन्ड बना, ठीक है, जो भी सिग्मा बॉन्ड होगा हाइब्रिड से बनाना है अपने को। ऐसा क्यों सर? पॉलिंग भैया ने बोला था यार, मैं नहीं बोल रहा, पॉलिंग भैया ने बोला था कि जो भी सिंगल बॉन्ड बनाना है आप हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना लो, बाकी जो दूसरा तीसरा बॉन्ड है वो पी ऑर्बिटल से बनाते रहना, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया, यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया हाइब्रिड से, दो पी ऑर्बिटल बच गए, उनको एक को ऐसे ओवरलैप करा दिया, एक को ऐसे ओवरलैप करा दिया। फोटो बना के दिखाऊं थोड़ी प्यारी सी, चलो ये मेरे साथ बनाना, ठीक है, फोटो। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन खत्म। आई नो थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन से पक गए होंगे आप लोग, बस ये फोटो बना लो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और डाउट्स वगैरह की चिंता मत करो, क्लास के एंड के टाइम पे मैं आपके डाउट्स भी ले लूंगा बड़े आराम से, ठीक है। तो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इसको हम डॉट्स के हिसाब से बनाते हैं। हम ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं अभी, ठीक है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग इज डन। पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। रेड कलर से दो पी ऑर्बिटल बनाएंगे जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इनकी आपस में एक इंटरेक्शन हो जाएगी ऐसे, ऐसे दूर से इंटरेक्शन हो जाएगी इस तरह की, ये हो गए। अब एक और सेट ऑफ पी ऑर्बिटल्स बनाना है अपने को, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड बनाने हैं। तो दूसरा सेट ऑफ पी ऑर्बिटल्स कहां बनाएंगे? अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो जेड एक्सिस कहां होगी? आपकी तरफ होगी। तो आपकी तरफ कैसे बनाऊंगा मैं बॉन्ड? कुछ ऐसे पी ऑर्बिटल बना देता हूं, ठीक है। समझ रहे हो क्यों बनाया ऐसा? कि ये जो डार्क वाली साइड है वो आपकी तरफ आ रही है और जो लाइट वाली साइड है, जो डॉटेड साइड है, वो बोर्ड से पीछे जा रही है। ये एक डार्क कलर का ऐसे बनाएंगे मस्त, और इसके पीछे एक ऐसे बना देंगे। तो ब्लू कलर के ऑर्बिटल्स का ओवरलैप कैसे हो रहा है? सिग्मा। रेड कलर के ऑर्बिटल्स का ओवरलैप कैसे हो रहा है? पाई। ग्रीन कलर के ऑर्बिटल्स का ओवरलैप कैसे हो रहा है? पाई। ठीक है जी, ये हो गया आपका सिग्मा। क्या हाइब्रिडाइजेशन थी यहां पे कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड के केस में? sp। एक्साइटेड स्टेट से फाइनली देख लो एक बारी इसको, ये थी आपकी एक्साइटेड स्टेट sp_p। ठीक है, इस कार्बन के पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये जो दो p बच गए ये हैं आपके अनहाइब्रिड या नॉन हाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्यों ये नॉन हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि पॉलिंग भाई साहब ने बोला था कि भाई सिग्मा बॉन्ड बना लो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल से, बाकी मत बनाना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या यूज हुए? सिर्फ s और p। तो क्या बन गया मेरे पास? sp हाइब्रिड कार्बन। सिंपल सी बात है। बचे क्या? दो p बचे, एक p ऐसे ओवरलैप करा दिया, एक p ऐसे ओवरलैप करा दिया, एक सिग्मा दो पाए। ये कहानी हो गई जी हाइब्रिडाइजेशन की। ऐसा करो, मैं जब तक थोड़ा सा पानी पी रहा हूं, आपको कोई डाउट अभी तक अगर आया तो मेरे को बता दो, इसके बाद का मैं दिखा देता हूं आज क्लास में क्या क्या करना है अपन ने। ठीक है, तो थोड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे दिखते हैं वो देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते कैसे हैं वो देखेंगे, अच्छा तरीका क्या है उनको बनाने का वो देखेंगे, डिग्रीज ऑफ कार्बन क्या होती है वो समझेंगे। अब ये फटाफट करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किस किस तरह के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, हाइड्रोजनेशन और सैचुरेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है, IUPAC नॉमेनक्लेचर को कैसे टैकल करना है। ठीक है, मैं पूरा नहीं करा रहा नॉमेनक्लेचर आज,
टैकल कैसे करना है वो बताऊंगा फटाफट से, और सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, ये सब क्या होता है, ठीक है। इतना ही करना है और अगले आधे से पौने घंटे में पूरा हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, कोई डाउट है तो। एलियन इज आस्किंग, सर आज के सेशन के बाद डीपीपी वर्कशीट मिलेगी? आज के सेशन में तो कुछ वर्कशीट नहीं है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। कल रात को 8 बजे सेम टाइम पे क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास रखी है मैंने ऑर्गेनिक की, उसमें आ जाना। ठीक है। ईशवप्रीत is saying, ईशवप्रीत और विशवप्रीत, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी सेंट्रल एटम विदाउट फाइंडिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। वो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी पूरी, बहुत ही लंबा सा तरीका है, इसलिए बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बना लेना आसान रहता है। उसके सवाल मैं आपको करा दूंगा, मैंने अपनी केमिकल बॉन्डिंग के वन शॉट में कराए भी, एक बार देखना होगा तो देख लेना, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, ठीक है। राजवीर बोल रहा है 10 मिनट ब्रेक दे दो, खाना खाने जाना है। भाई तुम 10 मिनट बाद आकर थोड़ा पीछे करके देख लेना सेशन, ठीक है। ऐसे बीच में ब्रेक दे तो वीडियो में जब देखेंगे लोग तो भाग जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, सुमन इज सेइंग व्हिच इज मोर स्टेबल, सेकंड बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड। देखो, एक सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, कंपेयर टू दैट एक पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होगा। सारे पाई बॉन्ड एक जैसे होते हैं बाय द वे, ठीक है। अब ओवरलैप चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में, ओवरलैप तो ओवरलैप है, ठीक है। तो सारे पाई बॉन्ड एक जैसे होते हैं, पर हाँ, अब मान लो मैं एक कार्बन और एक दूसरा कार्बन, आप यहां पे इमेजिन कर लो आप बैठे हो, अब हमने एक एक हाथ एक दूसरे का पकड़ लिया वर्सेस दोनों ही हाथ पकड़ लिए, एक ऐसे पकड़ा एक ऐसे पकड़ लिया, मान लो थोड़ा डिस्टेंस पे पकड़ लिया जैसे ये लोग कर रहे हैं, तो दो हाथ अगर पकड़ेंगे तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन डबल बॉन्ड इज वीकर देन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक ही ओवरलैप है, डबल बॉन्ड में एक ऐसा ओवरलैप है एक ऐसा ओवरलैप है, ट्रिपल बॉन्ड में एक ऐसा ओवरलैप और दो इस तरह के ओवरलैप है, ठीक है ना। ओके, कनक सिंह, कल के प्रैक्टिस सेशन में आज वाली चीजें ही पूछेंगे ना। कल के प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको मजे करवाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा के जीओसी के। क्या इस कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे? नहीं। क्या आपको मजा आएगा? हाँ, क्योंकि आपको समझ आएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आगे हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे, तो एक ग्लिम्स आ जाएगा, ठीक है। शुभम इज सेइंग व्हाई इज सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। शुभम, मैं आपको ड्रॉ करके ही बता देता हूं, सिंपल सा कि ना ऑर्बिटल ओवरलैप के बारे में सोचो। ऑर्बिटल ओवरलैप के बारे में सोचो, एसेंशियली हो क्या रहा है यहां पे, ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, इसके बीच का शेडेड एरिया काफी बढ़िया, ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड एक सर्टेन डिस्टेंस पे। अब इसी डिस्टेंस पे पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड अलग से नहीं बन रहा, पहले सिग्मा बनता है तो बचे हुए पाई बॉन्ड बनाते हैं हम, ठीक है। अब थोड़ा इसको और छोटा बनाऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा। मान लो कि ये आपका जो है, ये बेसिकली जो सेक्शन है, ये कैसा सेक्शन हो गया? ओवरलैप का सेक्शन। जितना ज्यादा ओवरलैप होता है दो ऑर्बिटल्स में उतना स्टेबल बॉन्ड बनता है। क्यों, मैं समझाता हूं, पर उससे पहले ये देखो, आजा भाई। हाँ, अब इस केस में अगर मैं पाई बॉन्ड का ओवरलैप करा रहा हूं, मानो मैं से मोटा सा पाई बॉन्ड बना भी दूं, ओवरलैप ही नहीं हो रहा, समझ गए। अब अगर मैं बहुत ही प्यार से ऐसे सिग्मा बॉन्ड बना देता हूं, ठीक है, एकदम मस्त ओवरलैप करवा के, और पाई बॉन्ड बना रहा हूं, अब देख रहे हो कुछ फील समझ आ रही है कि यहां पे फिर भी ओवरलैप बहुत ज्यादा हो रहा है, यहां हल्का हल्का सा ही ओवरलैप है। सो बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप पॉसिबल, सिग्मा में ज्यादा पॉसिबिलिटी ओवरलैप की, पाई में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, इसीलिए, ठीक है। अब देखो, ऑर्बिटल को ऐसे सोचो जैसे इलेक्ट्रॉन का घर है ना। ऑर्बिटल क्या है? द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन हैज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है खोजे जाने की। तो ऑर्बिटल जितना बड़ा होगा या जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन खुश होगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ इतनी सी जगह थी, अब आपने इसको ये जगह और दे दी तो ये बहुत खुश हो गया। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सी जगह थी, अब आपने सिर्फ इसको इतनी सी जगह और दे दी तो इतना ज्यादा खुश नहीं होगा ना, कंपेयर टू इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा जगह मिल गई इसको। आइडिया लग गया थोड़ा सा, ठीक है, फाइन। तो बढ़िया, अब आते हैं थोड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कि रियल लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे दिखते हैं, थोड़े से आइडियाज। ओके,
बाकी रेजोनेंस का अपन अलग से क्लास करेंगे। एक बैक बॉन्डिंग हर्षा मैं अलग से एक क्लास उसकी ले लूंगा, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, मेरे को अगली 2-3 क्लासेस में याद कराते रहना ताकि मेरे दिमाग में घुस जाए, ले लूंगा मैं अलग से बैक बॉन्डिंग। आज की क्लास में नहीं बता पाऊंगा, जरूरत भी नहीं है उसकी ऑर्गेनिक के लिए। पेट्रोल इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं याद है, आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, याद है ना, उनका मिक्सचर होता है बेसिकली ये अब सबको पता है। नैप्थलीन बॉल्स, जो कि हम फिनाइल की गोलियां कहते हैं जिसको, है ना, और कपड़ों में रखते हैं जब अलमारी में कपड़े रखें ताकि कीड़े ना लग जाएं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ इस तरह के दिखते हैं रियल लाइफ में, सबको पता ही है बताने की जरूरत नहीं है। अल्कोहल, इथेनॉल होता है उसमें, C2H5OH बनाते हो ना जगह जगह, वो होता है इसमें मेन कंपोनेंट। पानी भी होता है इसमें बट C2H5OH भी होता है। विनेगर जिसका कंपाउंड होता है मेन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो विनेगर मिलता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, बनाते हुए कैसे दिखेंगे बॉन्ड्स, अपन ने देख ही लिया था थोड़ी देर पहले, है ना। कैसे दिखेंगे बॉन्ड, जैसे एसिटिक एसिड अगर मैं बनाऊं आपके लिए, ठीक है, एसिटिक एसिड, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ताकि जिसने कभी ऑर्गेनिक नहीं देखी उसको भी चमक जाए। एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 कार्बन होते हैं एसिटिक एसिड में। एक के पास होता है एक C डबल बॉन्ड O, दूसरी साइड सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इस साइड पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। वैलेंसी कंप्लीट है सब कार्बन्स की, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, 4 बॉन्ड बन गए, यहां भी 4 बॉन्ड बन गए, ठीक है। दूसरा कंपाउंड मैंने क्या बताया आपको जो अल्कोहल में था, इथेनॉल। इथेनॉल कैसा दिखता है, उसमें भी 2 ही कार्बन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कुछ इस तरह के दिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन पेपर, ठीक है जी। कार्बन का बॉन्डिंग स्टाइल सबको समझ आ चुका है, 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन ने। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछूं मैं आपको कार्बन की इन दोनों केसेस में तो कैसे कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। अगर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड दिख गया और 2 सिंगल बॉन्ड दिख गए, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन इज sp2, 4 सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन इज sp3, यहां पे दोनों कार्बन sp3 है कि नहीं, फाइन, चलो बढ़िया। अब जनता, अगर ये चीज हम बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए करने लग जाएं, है ना, ये तो छोटे कंपाउंड है 2 कार्बन 3 कार्बन वाले, अगर हम यही चीज 10 कार्बन 11 कार्बन 15 कार्बन वाले कंपाउंड्स के लिए करने लग जाएं तो आप कंपाउंड बनाते रह जाओगे। जे एग्जाम की पहली शिफ्ट निकल जाएगी, दूसरी शिफ्ट आ जाएगी, आप कहोगे सर पढ़ा नहीं, 1 शॉट में सब कुछ करा दो ऐसा ही होगा ना। मैं लगाऊं भाई कंपाउंड बनाने, कार्बन 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 कार्बन, आपसे कोई पूछे भाई आज क्या कर रहे हो, आज मैं कंपाउंड बना रहा हूं ये जो बेवकूफी वाला तरीका है ना, ये भूल जाओ। इसको, सब चीजों को बनाने का एक बेटर तरीका है। मेरा रिमोट चलना बंद हो गया, हाँ। इज देयर अ बेटर वे टू ड्रॉ देम, माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ बेटर वे टू ड्रॉ देम, एंड उस तरीके को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। फॉर्मूला का प्लूरल होता है फॉर्मूले, लैटिन। सो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, देखो आपने क्या करना है, जैसे इथेनॉल था ना, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो आपने क्या करना है, एक लाइन बनानी है। इस लाइन में क्या है, 2 एंड पॉइंट्स हैं, दोनों एंड पॉइंट्स का मतलब क्या है कि ये भी एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है, ठीक है। तो कभी अगर आपको एक लाइन दिखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो दोनों जो एंड्स हैं उसके वो कार्बन होते हैं। अब आपने क्या करना है, यहां पे एक OH लगा हुआ है, ठीक है, आपने इस कार्बन पे एक OH लगा देना है, बन गया इथेनॉल। आप कहोगे सर पर हाइड्रोजन कहां गए, हाइड्रोजन आपने खुद दिमाग से लगाने हैं, ओके। थोड़े और एग्जांपल्स दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। जैसे इस केस में 2 कार्बन है तो हम एक छोटी सी लाइन बना देंगे,
इस कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन खुद इमेजिन करना है, बनाने नहीं है, तो ठीक है। इस कार्बन पे क्या है, एक डबल बॉन्ड O है और एक OH है, उसको ऐसे बना दो, बन गया आपका एसिटिक एसिड। अब ये बनाना कितना आसान था ना, ये इतना लंबा चौड़ा परिश्रम करने की जगह ये आसान है। अब मान लो थोड़ी सी आपको आपकी 10वीं क्लास की नॉलेज याद दिलाता हूं। मान लो आपके पास है ब्यूटेन। ब्यूटेन याद है क्या होता है? ब्यूट मतलब 8 कार्बन, एन मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन। तो कैसा दिखेगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। जनता कॉफी वॉफी बना लो, पी लो, क्योंकि तब तक मैं हाइड्रोजन बनाता हूं आपके लिए। दिखाना तो बनाना पड़ेगा ना, नोटबुक में बनाओ साथ साथ में। बाय द वे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी नया है अगर आपके लिए, आ जाओ जी। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इससे ज्यादा तेज तो SBI के काम कर लेते हैं भाई वर्कर। SBI का स्टाफ इससे तेज होता है जितना टाइम। कौन बनाएगा ये भैया? हमें नहीं बनाना है। अच्छा तरीका क्या है? हो गया, खत्म, बन गया। थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे जाग रहे हैं जो कि चैट बॉक्स में आके बोल दिए कि सर ब्यूट है, ऑक्ट नहीं है। कभी कभी गलतियां करनी पड़ती हैं स्क्रीन पे ताकि आप थोड़ा चिल्लाओ, नहीं तो लगता सारे सो गए। बिल्कुल सही है, ऑक्ट है भैया ये, ऑक्टेन। तो ये हमने बनाई ऑक्टेन, 8 कार्बन की बनाई। अब ये बनाने से अच्छा ये बना दो। यहां क्या किया हमने बेसिकली, देखो यहां पे आपको क्या देखना है कि जो भी एंड्स हैं आपके वो कार्बन है, और जो भी आपने ये कॉर्नर्स बनाए हैं, वर्टिसेस या इनको जो भी कहना है कह लो, कॉर्नर्स, वर्टिसेस, किंक्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम। कितने हो गए जी? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 लाइनें बनाई, 8 कोने बन गए। बढ़िया, बन गया जी आपका ऑक्टेन। ओके, ऑक्टेन में अब आपने हाइड्रोजन नहीं बनाने एक एक करके, हाइड्रोजन नहीं बनाने आपने एक एक करके, ठीक है। ये सब अब ये हमारा टाइम बच गया ये सब, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अगर मैं इसको ऑक्टेन की जगह अगर मैं इसको ऑक्टेन की जगह ऑक्ट 2 इन कर दूं तो क्या होगा? ये है कार्बन नंबर 1, कहीं से भी शुरू हो जाओ, उस साइड से इस साइड से, कार्बन 1 कार्बन 2। कार्बन 2 पे अपन ने एक डबल बॉन्ड बनाना तो बना दो। अब यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है ना। अब इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गए, पागल थोड़ी हो। हाइड्रोजन हटा दो, यहां से हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल, हो गया, वेरी सिंपल टू ड्रॉ दैट। हाइड्रोजन हमेशा अज्यूम, बनाने नहीं है। एक बात बता दूं कि बहुत बारी ना स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में अगर आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना के आ जाओगे तो हो सकता है नंबर कट जाए। मेरा एक रेगुलर स्टूडेंट है जो समन्यु के नाम से आपने चैट बॉक्स में देख ही लिया होगा, उस बेचारे के बोर्ड में मार्क्स कट गए क्योंकि वो ये बना के नहीं आया। तो बोर्ड में थोड़ा परिश्रम कर लेना, बोर्ड वाले पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, बट ये मत बना देना, ठीक है। फाइन, ऑक्टीन, ऑक्ट 2 इन बना दिया हमने, ठीक है जी, बढ़िया। तो ये धीरे धीरे ना ये चीज करने की आदत डाल लेना, जेई में बहुत फायदा होगा। ऐसे सोचोगे, ऐसे लिखोगे तो फटाफट होती रहेंगी चीजें। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली क्लास में तो सारे कंपाउंड बताएंगे नहीं आपको, धीरे धीरे बताते रहेंगे, ठीक। बाकी ट्यूसडे से जीओसी शुरू हो रही है, ट्यूसडे रात 8 बजे से जीओसी शुरू हो रही है, याद रखना। और कल यानी कि सैटरडे को जीओसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्लास होगा। आपको कहोगे सर जीओसी तो आती नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्यों करेंगे अभी? आ जाना, देखना तो सही कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, so bond line notation is a much better way to draw organic compounds, and the more we get in towards learning more of organic chemistry, the better we'll understand how to make these compounds. अब आते हैं डिग्रीज ऑफ कार्बन पे, ठीक है जी। अब आते हैं डिग्रीज ऑफ कार्बन पे। देखो, अगर तो एक कार्बन है जो सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, कुछ ऐसा कार्बन है, 3 हाइड्रोजन और एक और कार्बन लगा इसके पास, ठीक है।
तो इन भाई साहब को हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। ओके, अगर मेरे पास एक कार्बन है जो 2 कार्बन के साथ बैठा है और इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये कार्बन के साथ कुछ भी और चेन लगी होगी बाद में, उसको सोचो मत अभी, तो ये कार्बन को हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, और इसी तरह से 3 डिग्री की जगह मैंने बचाई नहीं है तो इधर बना लेता हूं। अगर मेरे पास एक कार्बन है जिसपे 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं कुछ इस तरह से, तो ये वाला कार्बन कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की जगह हम बहुत बारी प्राइमरी कार्बन कह देते हैं, इसको कह देते हैं सेकेंडरी कार्बन, और इसको बोल देते हैं हम टर्शरी कार्बन। ऑलराइट, अब आप लोग कहोगे सर अच्छा मान लो कि एक कार्बन है जिसपे एक डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है, एक और कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो क्या इसको 2 डिग्री कहना सही रहेगा? ये सवाल आ रहा होगा ना आपके दिमाग में। सो जनता, हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ना ज्यादातर के हमेशा sp3 कार्बन के बारे में ही कहते हैं। हम sp2 कार्बन की या sp कार्बन की डिग्री की बात बहुत ही कम करते हैं, रेयरली कभी उसकी बात होती है, जब होगी कंपाउंड दिखा दूंगा। डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ विद दिस, ओके। सिर्फ sp3 कार्बन की डिग्रीज के बारे में सोचना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब कई लोग बोलोगे सर जी अगर चारों ही हाइड्रोजन है तो अब क्या करूं मैं इसका? भाई ये तो मीथेन हो गया ना। ये तो मीथेन हो गया। इस कार्बन को आप मिथाइल कार्बन बोल सकते हो, ठीक है, इस कार्बन को आप मिथाइल कार्बन बोल सकते हो। फाइन, ठीक है। तो ये हो गया ब्रॉड आइडिया ऑफ डिग्रीज ऑफ कार्बन। अब डिग्रीज धीरे धीरे हम डिग्रीज ऑफ अल्कोहल भी करेंगे, डिग्री ऑफ अमाइंस भी करेंगे, तो वो जब चैप्टर आते रहेंगे साथ साथ में होता रहेगा। इतना समझ आ गया तो आगे की चीजें अच्छे से समझ आती रहेंगी। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे आ जाते हैं। देखो जी, पहली कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिफैटिक का मतलब बेसिकली है योर कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इस कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना 2 तरह की चीजें आती हैं, एक होती है एसाइक्लिक, एक होती है एलिसाइक्लिक। केमिस्ट जो होते हैं बहुत ही ना, क्या कहते हैं, शरारती होते हैं। केमिस्ट हम जैसे बहुत शरारती होते हैं, तो उन्होंने एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक इतने सिमिलर नाम दिए कि आपको जिंदगी में कभी याद नहीं रहेगा कि कौन सा क्या होता है। तो एसाइक्लिक को आप समझो नॉन साइक्लिक, ओके, और एलिसाइक्लिक को आप समझो साइक्लिक। ऐसे पढ़ो इनको तो याद रहेगा, ठीक है। एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, ठीक है। एसाइक्लिक कंपाउंड जैसे हमने अभी ऑक्टेन बनाया था, ठीक है, ऑक्टेन बनाया था, एसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें कोई रिंग विंग नहीं बनी हुई। एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें रिंग बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन आपस में जुड़ गए तो एक रिंग बन गई यहां पे, है ना जी, ये रिंग बन गई। तो इस तरह का कंपाउंड मेरा होगा साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड बहुत तरह के दिखते हैं आपको, पेंटागन शेप में भी होते हैं साइक्लिक कंपाउंड, हेक्सागन शेप में भी होते हैं साइक्लिक कंपाउंड। इसको साइक्लोपेंटेन कहते हैं, इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। इतना तो पता ना, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ये सब तो पता, हेप्टेन, ये सब तो पता ही है ना आपको। तो इसको पेंटेन कहेंगे, इसको हेक्सेन कहेंगे। कौन सा हेक्सेन? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। और अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें साइक्लिक कंपाउंड भी है और साथ में चेन भी लगी हुई है, बेसिकली इसको हम बोल देते हैं रिंग और इसको हम बोल देते हैं चेन, ठीक है। तो कोई मेरा कंपाउंड है जिसमें एसाइक्लिक भी है, एलिसाइक्लिक भी है, तो इसको हम एलिसाइक्लिक ही कह देते हैं, ठीक है। इसको हम एक साइक्लिक कंपाउंड की तरह ही क्लासिफाई करते हैं। इसको बोलना हो तो हम कह सकते हैं इट्स अ ब्रांच्ड साइक्लिक एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ब्रांच्ड साइक्लिक एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड,
जरूरत नहीं पड़ेगी इतना सब बोलने की कभी, ठीक है। तो ये हो गए आपके एलिफैटिक कंपाउंड्स, नॉर्मल जो आपने रोजमर्रा की जिंदगी बनाने हैं। अब कुछ टाइम बाद, आज से 3 या 4 क्लासेस के बाद, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी, उसमें 3 या 4 क्लासेस बाद आप आओगे एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली थोड़े स्पेशल होते हैं। स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि बेसिकली ये थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबलर देन एक्सपेक्टेड। आई नो आई शुड राइट मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड, बट ये मान लो कि स्टेबलर इज अ वर्ड, ठीक है। तो ये स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं और ये दिखने में बड़े यूनिक से होते हैं। कुछ इस तरह का कंपाउंड, बेंजीन जो आपने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नैप्थलीन पढ़ा था अभी अपन ने, नैप्थलीन बॉल्स देखे थे अपन ने, तो नैप्थलीन भी बेसिकली आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है जी। अगर इसका आपने नॉर्मल फॉर्मूला बनाना है, एक्सपेंडेड फॉर्मूला बनाना है, तो बनाते रहो बैठ के, 3 कार्बन इकट्ठे कर दिए, फिर कर लोगे। सब पे एक एक हाइड्रोजन आएगा, ये ध्यान रखना, 2 हाइड्रोजन मत बना देना। 4 ही बॉन्ड चाहिए ना कार्बन को। बहुत लोग यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इमेजिन कर लेते हैं, वो नहीं करना, एक एक हाइड्रोजन ही है बाहर, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। तो इस तरह की क्लास ऑफ कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ये एरोमेटिक कब होते हैं, कौन से कंपाउंड्स को एरोमेटिक कहा जाता है, इसका रूल क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हम डिस्कस करेंगे इन सम अदर क्लास, जिसका नाम होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर जीओसी, ठीक, ऑलराइट, कूल। और फिर आ जाता है अपने पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थोड़े और स्पेशल होते हैं इन द सेंस कि यहां पे ना, जैसे ये बेंजीन था अपने पास, यहां सारे कार्बन थे, एक कार्बन की जगह कोई और कंपाउंड आके बैठ गया, कोई और एलिमेंट आके बैठ गया, मान लो नाइट्रोजन। तो इस तरह के कंपाउंड में हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग तरह की चीजें, तो हेट्रोसाइक्लिक मतलब है तो साइक्लिक कंपाउंड, पर साइकिल में सब कार्बन्स के अलावा एक और तरह की स्पीशीज भी है। इस तरह के कंपाउंड्स को, ठीक है। ये पेंटागन बनना था अपना, पर एक कार्बन की जगह ऑक्सीजन आके बैठ गया। हाइड्रोजन खुद से लगाने दिमाग में, ओके, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना हाइड्रोजन को लेके। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोल देते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इन कंपाउंड्स का एग्जैक्टली नाम क्या है, कॉमन नेम, ये वो धीरे धीरे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते रहेंगे, ये कंपाउंड्स आपको बार बार दिखेंगे और आपको नाम इनके याद होते रहेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, फाइन, चलो बढ़िया। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं जी, देखो, अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो लाइफ चिल है, कुछ तो बन गया ये, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है ना, तो जितना लंबा करना कर लो। बट अगर अब इस चेन पे कोई और कंपाउंड्स के ग्रुप्स लग जाएं, तो उनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पे मैं लगा दूं OH ग्रुप, ठीक है, तो OH ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अगर किसी कार्बन पे OH लगा हुआ है, ये होता है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्यों कहा? क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप के लगने से इस पूरी चीज का फंक्शन ही बदल गया, ठीक है, पूरी चीज का फंक्शन ही बदल गया। फॉर एग्जांपल, इथेन थी मेरे पास, इथेन गैस अगर आप यूज करोगे तो क्या करोगे, उसको जला दोगे, उसका फ्यूल बना लोगे, कुछ कर लोगे, ठीक है, इथेन का वो यूज होता है। बट अगर इथेन पे मैंने OH ग्रुप लगा दिया, ये क्या बन गया, अब ये बन गया इथेनॉल। यस, ऑल क्यों लगाया यहां पे मैंने, अल्कोहल से ऑल आया, इसका नाम अब हो गया इथेनॉल। इथेन था, उस पे ऑल लग गया, इथेनॉल। ऐसे ऐसे करके नॉमेनक्लेचर सीखते रहेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका फंक्शन चेंज हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, सैनिटाइजर। इसका फंक्शन क्या है, नशा करना। फंक्शन ही बदल गया ना उसका पूरा। सो दैट इज व्हाई दीस थिंग्स आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बोले तो अलग अलग फंक्शन, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, मोटे मोटे आपको बता देता हूं जो आपको याद रखने हैं। एक होता है जी एल्डिहाइड ग्रुप,
ठीक है, जब क्या हो, एक कार्बन पे एक C लगा हो, ये भी एक कार्बन है, एक डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है जी। ये अगर आपको कहीं दिख जाए ना पूरे कंपाउंड में, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आपको चलते फिरते कहीं चेन के बीच में डबल बॉन्ड हो दिख जाए जिसके दोनों साइड कार्बन हो, ठीक है, ये वाले डबल बॉन्ड हो कार्बन के साथ भी दोनों साइड कार्बन हो, तो इसको हम कह देते हैं कीटोन। ऑलराइट, फाइन। फिर अगर मेरे पास कहीं नाइट्रोजन वगैरह लगा हुआ है, कैसा भी नाइट्रोजन हो, NH2 टाइप का नाइट्रोजन हो या N विद अनदर कार्बन विद अनदर कार्बन, कुछ इस तरह का नाइट्रोजन अगर हो, ठीक है, तो नाइट्रोजन जब भी आ जाएगा हमारे स्ट्रक्चर में, इसको हम बोल देंगे अमाइन। अमाइंस का अलग से भी चैप्टर आएगा बाय द वे, ठीक है, फाइन। फिर इसी तरह से होता है हमारा एसिड्स। ये सब चीजें आपने 9th 10th में भी की होंगी है ना, आई होप थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, चलो बढ़िया। तो अगर ये वाला ग्रुप आपको कहीं दिख जाए, ये कोई तो कंपाउंड है उस पे कहीं ना कहीं ये लगा हुआ है अगर, तो दिस इज नोन एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम में ओइक एसिड की तरह आ जाता है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी नाम में आता है तो ओइक एसिड की तरह बोलते हैं इसको हम। इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड कॉमन नाम है, उसका प्रॉपर नाम अगर मैं लूंगा तो दैट इज इथेनोइक एसिड। ये जो भाई साहब है इसका नाम है इथेनोइक एसिड। नाम कैसे देने हैं सर, धीरे धीरे समझाता हूं कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा एटसेट्रा, आपको कैसे करना है बता दूंगा। चलो, तो ये हो गए आपके फंक्शनल ग्रुप्स। बेसिक बेसिक समझ आ रहा ना। मैं कल को आपको बोलूं जीओसी में कि अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप लगा, ये ऐसा काम करेगा, आप ये तो नहीं सोचोगे ना बैठ के सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। आप आगे बढ़ जाओगे ना कि अच्छा सर फंक्शनल ग्रुप पता है मुझे, बताओ उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट। चलो अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है दो रीजंस की वजह से। पहले तो सैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाइड्रोजनेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक केमिस्ट के लिए, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी वाला काम है, ठीक है। मैं चलते फिरते आपको बोलूंगा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड देख रहे हो, फाइन, तो उस मामले में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, डिग्रीज ऑफ अनसैचुरेशन बताने के लिए ना बहुत से टीचर इतना लंबा चौड़ा एक फॉर्मूला दे देते हैं, वो फॉर्मूला जिंदगी भर कभी याद होता नहीं है। फिर आप कहते हो सर हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा समझा दो। होता है ना ऐसा, आज नहीं होगा, क्योंकि मेरे से अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री क्यों ना हो, सब लॉजिकली समझेंगे अपन। तो देखो हम शुरू करते हैं एक एल्केन से। एल्केन का मतलब कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स एंड ओनली सिंगल बॉन्ड्स। यस, जैसे कि हमने ब्यूटेन, ऑक्टेन, इथेन, प्रोपेन ये सब के एग्जांपल लिए, ठीक है। सो एल्केन्स आर बेसिकली स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स विदाउट एनी डबल बॉन्ड्स। सो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा बना दिया मैंने, ये क्या, इसका नाम क्या होगा जरा बता सकते हो मेरे को? कार्बन काउंट कर लो, मैंने बिना काउंट करे बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। क्या नाम होगा इसका बताओ जरा, ठीक है। तो ये बन गई आपकी एल्केन। इसका ना फॉर्मूला लिखते हैं जरा, ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? C12। हाइड्रोजन्स काउंट करके बताओगे जरा कितने हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन्स काउंट करके बताओगे मुझे यहाँ पे कितने, जरा करते हैं काउंट। 1 2 3, जब भी हाइड्रोजन काउंट करेंगे ना ऐसे बिंदु बिंदु बना के काउंट कर सकते हो अपनी रफ शीट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। डोडेकेन, वेरी नाइस। अच्छा, अगर हम कोई छोटा कंपाउंड बनाते हैं, मान लो ये 5 कार्बन का बना दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेंटेन। यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा? C5। हाइड्रोजन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जनता, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे। अगर मैं 12 को लेता हूं N, तो इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं CnH2n+2।
है ना। CN है मतलब N यहाँ पे 12 हो गया, हाइड्रोजन कितना है 2N यानी कि 24 प्लस 2 यानी कि 26, यहां पे भी वही चीज चल रही है CnH 2N प्लस 2। और ये सिंपल सा आइडिया आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी एल्केन बनाओ काउंट करो फॉर्मूला पे आ ही जाओगे ना। 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 2। चलो, तो किसी भी एल्केन में एक बेसिक स्ट्रक्चर CnH2n प्लस 2 से बनता है। बस ये दिमाग में रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब जनता हमने क्या किया, हमने किया कि हम ना एल्कीन बनाते हैं, ठीक है, हम एक एल्कीन बनाते हैं। अब कीन में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन होंगे, यहां पे एक डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, 2 डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, बट अभी एक ही डबल बॉन्ड की बात करते हैं। एल्कीन, पेंटीन बना लेते हैं। लो जी, ये बना लिया हमने, इसका नाम कैसे देंगे, पेंट 1 ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन से शुरू हो गया, ठीक है। अगर मान लो ये स्ट्रक्चर होता तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं पेंट 2 ईन। ये नॉमेनक्लेचर ना एक क्लास में बैठ के सारा रटने से बेटर रहता है कि हम हर एक क्लास में जो जो नया कंपाउंड देखें उसके नाम की थोड़ी सी चर्चा कर लें। यही करेंगे हम, आप मेरे साथ पढ़ोगे तो नॉमेनक्लेचर ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्लास में सारा पढ़ा दूंगा और आपका दिमाग फट जाए, नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए कंपाउंड आते रहेंगे उनका नाम बताता रहूंगा मैं आपको, लॉजिक भी समझ आता रहेगा। लॉजिक समझ आ रहा ना, पेंट 2 ईन, बढ़िया, कूल। तो जनता अब यहां पे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें थोड़ी सी, C5H यस C5H10 आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 2, यहाँ 1 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10 हो गया फॉर्मूला इसका, ठीक है। अगर मैंने मान लो अब पेंट 1 ईन की जगह पेंट 1 आइन बना दी, एल्काइन बना दिया मैंने यहाँ पे, एल्काइन में क्या होता है, डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, यस। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे जरा, हाइड्रोजन ध्यान से बनाने, ठीक है, हाइड्रोजन बनाने की प्रैक्टिस लगेगी थोड़ी सी, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले दिखते नहीं है ना हाइड्रोजन, तो ध्यान से सोचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गलती कहां की मैंने बताओगे, ये गलती आप भी करोगे बाय द वे, ये कार्बन के पास पहले ही 4 बॉन्ड है, इसको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास C5H8, ठीक है। अब ये CnH2n है, CnH2n-2 है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला वाला याद है ना, CnH2n+2, बहुत बढ़िया। अब जनता होता क्या है कि मान लो मेरे पास एक एल्कीन है, पेंट 1 ईन लेते हैं दोबारा, इसका मैं एक रिएक्शन करवा सकता हूं, केमिकल रिएक्शन होता है प्रॉपर, जिसमें मैं इसको हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करूंगा। हाइड्रोजन कैसे प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ही मिलता है बाजार में, एटम तो नहीं मिलता अलग से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हिसाब से ही होती है ना हाइड्रोजन गैस, तो हम यूज करेंगे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहां पे कुछ कंडीशंस होती हैं इस रिएक्शन की, ठीक है, यहां पे रिएक्शन करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। इस रिएक्शन को करने के लिए हमें पहले तो देना पड़ता है हीट, पता ना हीट का सिंबल होता है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, तो हमें देना पड़ता है हीट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, हमें हाई प्रेशर भी देना पड़ता है कई केसेस में, ठीक है, थोड़ा हीट देंगे, थोड़ा प्रेशर देंगे। और जनरली इस रिएक्शन को आसान बनाने के लिए हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री है तो कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं कि नहीं, कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं यहां पे, यस। तो अभी बता देता हूं कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये साथ साथ में लिख लेना प्लीज, ये आपका लाइफ का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉपर रिएक्शन हो सकता है। वैसे तो आपने पढ़ा ही है, एस्टर फॉर्मेशन आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, बट फिर भी हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो कैटलिस्ट यहां पे हम ट्रांजिशन मेटल्स को यूज करते हैं, ओके। ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी गुड प्रॉपर्टी एज कैटलिस्ट, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स में बहुत सारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आराम से करने को हेल्प कर देते हैं।
ट्रांजिशन मेटल्स का सरफेस जो होता है वहां पे एटम्स बैठ के अच्छे से रिएक्शन कर सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट लाइक मीटिंग रूम्स, या आपको वहां चेयर टेबल सब मिल गया, वहां बैठ के आराम से डिस्कशन करो, ठीक है। तो कैटलिस्ट हम जनरली यहाँ पे प्लैटिनम या पैलेडियम या निकल इस तरह के ट्रांजिशन एलिमेंट्स का यूज करते हैं। यही क्यों यूज करते हैं सर? एक्सपेरिमेंट करते रहे, ये पता लगा सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं तो, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है ना, मैं इस हाइड्रोजन को जरा रेड कलर में बनाता हूं थोड़ा अलग तरीके से। मेरे पास एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। होगा क्या कि इन रिएक्शन कंडीशंस के अंदर अगर मैं पेंट 1 को रखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा पेंटेन, एल्केन बन जाएगी। दिस इज माई एल्कीन एंड दिस इज माई एल्केन, यस। और मेरे जो हाइड्रोजन है वो कहां जाके लगे बताओ? ऑब्वियस सी बात है, मेरे हाइड्रोजन यहां जाके लग गए। तो जनता, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, ठीक है, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में। What I have done over here is I have taken an alkene and I have saturated it with hydrogens. बेसिकली इस कंपाउंड में कैपेसिटी थी थोड़े हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करने की, यस। तो मैंने क्या किया, इसको जितने हाइड्रोजन दे सकता था उतने दे दिए। तो हाइड्रोजन के टर्म्स में क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। सैचुरेट मतलब भर गया जितना भर सकता था। तो जनता, इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। और इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है, जो फुली सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, उसका फॉर्मूला हमेशा CnH2n+2 जैसा ही दिखेगा आपको। ये चीज है याद रखने वाली कि सैचुरेटेड कंपाउंड बेसिकली एक एल्केन, कुल मिला के घूम फिरा के एल्केन पे आ गए। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मैंने कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन दिए हैं जनता? इस रिएक्शन में मेरे को सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लगा, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नंबर लिखा है ना 1, दिस इज माय डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है आपने, उसको पूरी तरह सैचुरेटेड बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लगता है, दैट नंबर इज नोन एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड लो, उसको हाइड्रोजन से भर भर के सैचुरेट कर दो। फुली सैचुरेट करने के लिए आपको कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लगेंगे, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ओके, ठीक है। अब आते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। 2-3 एग्जांपल लेता हूं और घटिया से घटिया कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है। चलो पहले थोड़ा सिंपल केस करते हैं। मान लो ये तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है जनता? इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? मैं कहां कहां हाइड्रोजन लगा सकता हूं? एक मॉलिक्यूल इधर दे सकता हूं, एक मॉलिक्यूल इधर दे सकता हूं। तो बेसिकली इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई? 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यहां जाके लगेगा, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यहां जाके लगेगा। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं बेसिकली ऐसे लिखता हूं इसको, तो कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है? दिख गई ना आपको, 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यहां जाके लगेगा, एक मॉलिक्यूल यहां जाके लगेगा। अब जब ये कॉम्प्लिकेटेड होते रहते हैं ना स्ट्रक्चर, तो थोड़ा चमकना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बना दी बेंजीन। चलो बेंजीन से पहले ना ये करते हैं, साइक्लोपेंटेन करते हैं, ठीक है। ये है साइक्लोपेंटेन। इसके साथ मैं आपको तरीका बताता हूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का विदाउट एनी फॉर्मूला, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C5। हाइड्रोजन आप कैलकुलेट करके बताओगे जरा कितने? अभी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C5H10। अब जनता, मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास फुल सैचुरेशन हो चुकी है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CnH2n+2 होना चाहिए। तो
5 कार्बन का फुली सैचुरेटेड फॉर्म कैसा दिखेगा? 5 कार्बन का फुली सैचुरेटेड फॉर्म दिखेगा C5H12 जैसा। ये हो गया क्या? फुली सैचुरेटेड। तो जनता, आपको इधर से इधर जाने में कितने हाइड्रोजन लगे? आपको लगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये कितना हो गया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गई? 1। ये मेरा 1 बड़ा ही अजीब सा लग रहा है देखने में राइट समझ आ गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कि नहीं? बेसिकली आपको कोई भी कंपाउंड दिया होगा, उसका C5H10 वगैरह लिख लो। फुली सैचुरेटेड तक जाने के लिए कितना हाइड्रोजन लगेगा, उस नंबर का आधा कर दोगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगी। 2 एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक आधा कॉन्सेप्ट और रह गया इसके बाद, ठीक है? तो जी बेंजीन का बताओ कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा। और एक और कंपाउंड बनाता हूं जो कि लेबोरेटरी में बन जाता है पर बहुत ही मुश्किल होता है बनाना, जिसको हम बोलते हैं क्यूबेन। बहुत मुश्किल होता है ये बनाना। इसका सिंथेसिस करने के लिए IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है, मैंने आपको बताया था। सो IIT बॉम्बे में हमारे 4th ईयर में सिर्फ इसका सिंथेसिस पढ़ने के लिए 3 से 4 महीने लगे थे, सिर्फ थ्योरेटिकल इसका सिंथेसिस पढ़ने के लिए। प्रैक्टिकल तो बहुत दूर की बात है। तो ये दिखता है कुछ ऐसा कंपाउंड, ठीक है? एक क्यूब जैसी दिखती है। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में ना ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कभी कभी, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं। बेसिकली 8 कार्बन हैं, क्यूब जैसा दिखता है, तो इसको हम बोल देते हैं क्यूबेन। अब आपने कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कुछ नहीं करना। सिंपल सा ये है कि पहले तो इनका जो C5H समथिंग जो भी है निकाल लो, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। अगर C6 है तो फुली सैचुरेटेड में कैसा दिखेगा? 2n+2 कर दो, 12 + 2 दैट इज 14। यहां से यहां जाने में कितने हाइड्रोजन लगे आपको? 6 से 14 में जाने में कितने हाइड्रोजन लगे? 8। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। हो गया। कोई फॉर्मूला लगा यहां पे? कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक, ठीक है? यहां पे क्या फॉर्मूला चल रहा है जी? दिख रहा है आपको? कार्बन तो 8 है, हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? ये अगर कार्बन में लूं, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन रखे हैं, तो हर कार्बन को एक ही हाइड्रोजन देना है मुझे। तो इसका फॉर्मूला आ गया C8H8। हाँ कि ना? C8H8 है इसका फॉर्मूला। बताओ मेरे को, मैंने सही लिखा कि नहीं? अब इसको लेके कहां तक जाना है? C8H 8 × 2 = 16 + 2 18। तो कितने हाइड्रोजन लगे मेरे पास? 10 हाइड्रोजन एटम। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया? 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। होंगे कुछ बच्चे यहाँ पे जिन्होंने किसी और टीचर की क्लास लगाई होगी। अगर उन्होंने इस तरह से बताया तो बहुत अच्छे टीचर हैं। अगर उन्होंने दिया वो फॉर्मूला कुछ, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू हाफ इनटू दिस माइनस दिस माइनस दिस। भैया क्यों करनी है ये जद्दोजहद? याद किसी को रहेगी नहीं, फायदा कुछ है नहीं। लॉजिक लगाओ, जिंदगी आगे बढ़ाओ, ठीक है? समझ आ गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? ओके। अब सरवन पूछ रहा है कि सर जी ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 कैसे आए? यहाँ तो डबल बॉन्ड तो 3 ही है। देखो, जब भी आप एक रिंग बनाते हो ना, रिंग बनाने के लिए भी आपको 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ते हैं। तो किसी रिंग वाले स्ट्रक्चर को 2 हाइड्रोजन दोगे और जबरदस्ती करोगे उसके साथ, तो वो खुल के एल्केन बना देगा। तो हर रिंग फॉर्मेशन के साथ, एवरी रिंग फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ लॉस ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जितनी भी रिंग फॉर्मेशन आपके पास होगी, हर रिंग फॉर्मेशन पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, ठीक है? ओके। तो यहां पे अब कैसे कैलकुलेट करोगे कितनी सारी रिंग है? इससे अच्छा यही कर लो, ठीक है? फाइन, चलो बढ़िया। डिग्रीज ऑफ अनसैचुरेशन इज डन, वेरी नाइस। अब जनता आते हैं उस चीज पे जिससे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर पे। और जनरली पता है क्या होता है? जो लोग अभी तक क्लास को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जो लोग बाद में देख रहे होंगे वो भी बहुत अच्छी बात है। देखो, नोमेनक्लेचर ना इज जस्ट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके?
तो 2 मिनट लेता हूं, नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ चीजें बताता हूं। देखो, नॉमेनक्लेचर सिर्फ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दे पाए। नाम क्यों देने हैं भाई, एक बंदे ने दूसरे को बताना तो नाम तो देना आना चाहिए ना। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग अ प्रॉपर साइंस, मैं बार बार ऐसा ना बोलता रहूं कि 3 कार्बन वाला ऐसा कंपाउंड बना दे ब्रो, मेरे को नाम बोलना आना चाहिए, है ना, कि भैया कुछ ऐसा कंपाउंड बना दो, प्रोपेन बना दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब उसका एक सेट ऑफ रूल्स दे दिया IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने एक आइडिया दे दिया बेसिकली कि आपने ये रूल फॉलो करने हैं अगर आपको किसी भी कंपाउंड का नाम देना है तो। अब इन रूल्स को यूज करके आप बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल कंपाउंड्स का नाम दे सकते हो, बट क्या वो नेसेसरी है? नॉट रियली। दिस इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब एग्जाम में सवाल आ जाते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के, तो उसमें होता क्या है ना कि सवाल देख के आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं हमेशा। ऑप्शंस के बिना सवाल नहीं आएगा नॉमेनक्लेचर का। इंटीजर टाइप में क्या सवाल आएगा नॉमेनक्लेचर का, है ना। तो नॉमेनक्लेचर का अगर सवाल आएगा आपके पास जेईई में, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शंस देख के और स्ट्रक्चर देख के नॉमेनक्लेचर की अगर ABC थोड़ी सी भी पता है ना आपको, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं कल की क्लास में दिखाऊंगा भी आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली नॉमेनक्लेचर से, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, बच्चे, स्टूडेंट्स आप जैसे नॉमेनक्लेचर में 3-3, 4-4 महीने वेस्ट कर देते हैं, आप मानोगे नहीं। पर होता क्या है ना कि नॉमेनक्लेचर इतने ज्यादा सेट ऑफ रूल्स हैं कि बच्चों को लगता है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, बट नॉमेनक्लेचर में ही लगे रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जबकि नॉमेनक्लेचर सबसे कम इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैंने बताया ना, ऑप्शन देख के आंसर सॉल्व हो ही जाता है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? हमें पढ़नी है NCERT, क्योंकि ये सिर्फ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो उन्होंने दे दिया आपको। नॉमेनक्लेचर आप सिर्फ पढ़ो, प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लो जो NCERT में क्वेश्चन दिए उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहां से आप इसको पढ़ो, इसके यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी उसके बाद चिल मारो। जब मेंस की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे, थोड़े बहुत सवाल आएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। कल भी करेंगे हम थोड़े बहुत, है, ठीक है। तो मेन तो ये हो गया, जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पढ़ लेना, ज्यादा मत्था मत खपाना, ज्यादा रटने की जरूरत मत नहीं है इसको, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, हो जाएगा। अब ये जो थोड़े आपको फंक्शनल ग्रुप्स और उनके नाम दे दिए ना, अगर ब्रशअप करने अभी थोड़े से कर सकते हैं। जैसे कि एल्केन को एन बोलते हैं, जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हमने पढ़ा। डबल बॉन्ड आ गया तो इन लग जाएगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन लग जाएगा, फाइन। अगर मैंने कोई हैलोजन लगा दिया, हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, तो नाम के पीछे क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो या फ्लोरो ऐसा कुछ लग जाएगा। तो मैंने इथेन पे क्लोरीन लगा दिया, क्लोरो इथेन। प्रोपेन पे क्लोरीन लगाऊंगा, क्लोरोप्रोपेन। अगर प्रोपेन में यहां बीच में क्लोरीन लगा दिया तो ये क्या है 1, ये है 2, तो यहां हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। सिंपल सी बात है ये, ठीक है ना। बेसिक आइडियाज बता रहा हूं। अल्कोहल्स में एंड में ऑल लगा देना है। प्रोपेन के अगर यहां पे मैंने OH लगा दिया, दिस इज प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल भी बोल सकते हो इसको, ओके। और अगर मैंने इसके इधर लगा दिया अल्कोहल, सो इसको आप 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो, प्रोपेन 2 ऑल भी बोल सकते हो। दोनों तरीके सही है। प्रोपेन 2 ऑल इज अ लिटिल मोर मॉडर्न वे, ठीक है। तो अल्कोहल में ऑल लग जाएगा, ठीक है। ईथर आते हैं। ईथर में क्या होता है जी? ईथर में आपके पास कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन 2 कार्बन चेन्स के बीच में फंसा रहेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो हम इसको अलग से नाम देंगे, इसको अलग से नाम देंगे। सो फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ ऐसा आपके पास बना लो, ये इथेन टाइप की चेन है 2 कार्बन वाली, ये 3 कार्बन वाली चेन को क्या बोलेंगे? प्रोप। तो अब आपने इन दोनों में से प्राइमरी चेन चूज करनी है, कौन सी होगी। इसका आप नाम दे सकते हो इथॉक्सी प्रोपेन, इथ ऑक्सी प्रोपेन, ऐसा नाम इसका दे सकते हो आप, ठीक है। जैसे यहां पे दे रखा है एग्जांपल मिथॉक्सी मीथेन, अगर दोनों साइड ही CH3 है। अब इसमें से कौन सी चेन को मेन चेन कंसिडर करना है, NCERT पढ़ लेना, समझ आ जाएगी, एक लाइन में दिया होगा। ठीक है। फिर आगे आ जाएंगे अगर तो अपने पास है कीटोन। कीटोन कैसा दिखता है?
ये भाई बीच में कहीं तो डबल बॉन्ड और लग गया, ठीक है, फाइन। सो अगर मैं बोलूं प्रोपेनॉन तो प्रोपेनॉन कैसे बोलेंगे जी? प्रोपेनॉन ऐसा दिखेगा। ब्यूटेनॉन बोल दूंगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अगर मैं बोल दूंगा पेंटेनॉन तो अब बताना पड़ेगा कि ओन कहां है ना? सो मैं अगर पेंटेन 2 ओन बोलूंगा तो ऐसा दिखेगा क्योंकि 2 पे है ऑक्सीजन, है ना? और अगर मैं बोलता हूं पेंटेन 3 ओन तो पेंटेन 3 ओन कुछ ऐसा दिखेगा। सुन लो, नोट करने की जरूरत नहीं है, आइडिया लग जाएगा, बाद में एनसीईआरटी से पढ़ते रहना, ठीक है? सो ये 3 ओन हो गया, फाइन। अब आप बोलोगे अच्छा सर क्या मैं इसको पेंटेन 1 ओन बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का यस ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। तो कीटोन और एल्डिहाइड दिखने में सिमिलर हमें लगते हैं, बट रियल लाइफ में क्या है, ये भी एक लाल रंग का सोल्यूशन है, ये भी एक पीले रंग का सोल्यूशन है। समझ रहे हो ना? लेबोरेटरी में तो सब घुला मिला सोल्यूशन ही दिखता है। ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी और इस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है। पता ही नहीं लगता कि स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलर होंगे ये। तो ये तो स्ट्रक्चर जब साइंटिस्ट को समझ आने लग गए तब दिखा कि अच्छा ये तो है तो डबल बॉन्ड वही सब में, बट इस टाइप के स्ट्रक्चर की और इस टाइप के स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी बहुत अलग है, इसलिए 2 अलग फंक्शनल ग्रुप्स, एल्डिहाइड कीटोन। तो यहां पे एल्डिहाइड का केस भी दे रखा है। एल्डिहाइड के केस में एंड में अल लग जाता है, इथेनल, प्रोपेनल। अब इसमें प्रोपेन 2 अल करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा एंड पे ही लगी होगी। सिंपल हो गया, फाइन। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड। इथेन मतलब 2 कार्बन, उसमें 1 कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, ठीक है। अमाइंस आ जाएंगे अलग अलग तरह के, अमाइनोमीथेन या मिथाइल अमाइन। ये अमाइंस का चैप्टर आता रहेगा, बीच में बहुत सारे अमाइंस आते रहेंगे हमारे केमिस्ट्री में, बार बार नाम पढ़ेंगे इनका, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं इसकी भी। अमाइड्स आएंगे, नाइट्राइल्स आएंगे, ये जब आएंगे तब देखेंगे, when they come we'll see, ठीक है। सो नॉमेनक्लेचर एनसीईआरटी से आराम से बैठ के चिल मार के बिना कोई स्ट्रेस लिए लाइक अ स्टोरी बुक पढ़ लेना, 2-3 बारी हो जाएगा, ठीक है। चलो कल क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा नॉमेनक्लेचर के किस तरह से आते हैं। फाइनल आइडिया देता हूं आज का, ओके, फाइनल आइडिया देता हूं आज का। तो जनरली हम जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस करते हैं तो हम बोलते हैं ना ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े नाम बदल जाते हैं। हाइड्रोजनेशन का एग्जांपल लेता हूं वंस अगेन। अगर हाइड्रोजनेशन का एग्जांपल लूं मैं तो मान लो मैंने ये ले लिया, ब्यूट 2-इन। यस, ब्यूटीन है पर दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड, पहले नंबर पे नहीं है। दिस इज ब्यूट 1-इन, दिस इज ब्यूट 2-इन, ठीक है। तो ब्यूटीन लिया, इसको मैंने हाइड्रोजन दिया, ठीक है। और हाइड्रोजन किन कंडीशंस में दिया मैंने? हाइड्रोजन मैंने दिया टेम्परेचर, प्रेशर, यस, एंड सम कैटलिस्ट। तो जनता, जब ऐसा कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो हमारे पास यहां क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को जो हमारा मेन रिएक्टेंट है, मेन रिएक्टेंट जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। लिख लीजिए प्लीज, क्योंकि आगे से मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस की बातें करूंगा आपसे तो मैं बोलूंगा दैट वी हैव टेकन दिस 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 एज द सबस्ट्रेट। मैं ये नहीं बोलूंगा रिएक्टेंट क्या है बच्चों, मैं पूछूंगा व्हाट्स द सबस्ट्रेट ओवर हियर, ठीक है ना। जिस चीज से रिएक्शन करवाया, मेन कंपाउंड जो था वो सबस्ट्रेट, जिस चीज से रिएक्शन करवाया जो दूसरा रिएक्टेंट है जो इस पे अटैक कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं रिएजेंट, ठीक। ये तो आपको पता ही है, ये हमारा कैटलिस्ट, ये भी आपको पता ही है ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है। पर ये वाला केस तो हो गया बहुत सिंपल, क्योंकि यहाँ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। अब एक और रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि वो कैसे होता है, मजा आएगा उसमें आपको। और दैट इज द फाइनल थिंग दैट वी विल डिस्कस इन today's class. So the other reaction that I want to show you is known as an elimination reaction. Elimination reaction कैसा दिखता है? हम बेसिकली लेते हैं एक, वो क्या था, एल्काइल हैलाइड टाइप की स्पीशीज, ओके, क्लोरो एल्केन टाइप का कुछ लेंगे अपन। तो मान लो अपन ने ये 5 कार्बन वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया, यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका अगर
स्ट्रेट चेन फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो बना लो, श्रद्धा है आपकी, ठीक है, बट उसकी जगह मैं आपको कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे। चलो स्ट्रेट चेन बना लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। सिर्फ इन 2 कार्बन पे फोकस रखते हैं अभी। तो यहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। ये हाइड्रोजन आप खुद लगा लेना, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं डालूंगा एक बहुत ही प्यारा सा कॉमन सा बेस, NaOH, सोडियम OH, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा तोड़ के लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख सकता हूं। तो होता क्या है जनता इस केस में कि ये एक बेस है, बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को कैप्चर करता है। इस रिएक्शन की पूरी डिटेल्स बाद में आएंगी, तो ये कहानी की तरह सुन लो, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में पहला दूसरा रिएक्शन ये होगा, ठीक है। चलो तो जनता अब होता क्या है यहाँ पे कि ये जो OH नेगेटिव है ना, ये भाई साहब इधर आते हैं, OH नेगेटिव इधर आता है, ठीक है। और ये OH नेगेटिव जो है इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करता है। क्या बनेगा यहाँ से, वाटर बनेगा। वाटर बनना बड़ी अच्छी बात। अब जनता ये रिएक्शन क्योंकि हो रहा है, हाइड्रोजन यहां से जा रहा है, हाइड्रोजन यहां से जा रहा है, तो होता क्या है, अगर मेरा हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऐसा इमेजिन करो कि H पॉजिटिव निकल गया। हाइड्रोजन क्या होता है, H पॉजिटिव की तरह निकलता ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन की कम है, 2.5 वर्सेस 2.1। तो कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज जैसा कुछ रह जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अब ये बोलेगा भाई मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मैं अनस्टेबल हो गया। चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होती है, हम सबको पता है। तो यहाँ पे OH तो भाई साहब हमारा लग चुका है, पानी बन चुका है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बना ही देते हैं साइड पे, ठीक है। अब ये कहेगा सोडियम कि अच्छा मैं बचाता हूं तुम्हें कार्बन, मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लूंगा ठीक है, मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की तरह जाएगा ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 समथिंग, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। तो यहां पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन होके क्या हो जाएंगे, NaCl हो जाएंगे। और इधर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज जैसा बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, बोलेंगे हम ही बॉन्ड बना लेते हैं ना यार। और यहां पे अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है। आइडिया दे दिया मैंने कि रिएक्शन कैसे होता है, इस आइडिया को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने, इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स हम करेंगे बाद में, ठीक है। सो ये रिएक्शन की समरी मैं ऊपर आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। रिएक्शन की समरी मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं। समरी क्या है, बेसिकली हमने लिया है वाटर एज द सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पे हमने लिया है NaOH एज द रिएजेंट, ओके। और रिएक्शन होने के बाद हुआ क्या कि मेरे पास प्रोडक्ट बना कुछ इस प्रकार का, या मैं बता सकता हूं प्रोडक्ट बना मेरे पास कुछ इस प्रकार का। हाइड्रोजन OH यहां से भी ले सकता है, यहां से भी ले सकता है ना, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं मेरे पास, तो दोनों बना देते हैं, ये बन गए, ठीक है। साइड प्रोडक्ट और क्या क्या बने, NaCl बना, H2O भी बना, है ना, ये दोनों भी बन गए। तो बहुत सारे प्रोडक्ट भी बने अपने पास, राइट। तो जनता अब इस केस में हुआ क्या कि ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। ये क्या हो गया जी आपका, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रिएजेंट, ठीक है। अब अपने पास प्रोडक्ट बहुत सारे आ गए, यस। तो जनता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट तो जो है वो है, बाकी सब प्रोडक्ट्स को हम मोस्टली इग्नोर करते हैं लिखते टाइम, और इनको सोचते हैं हम, इनको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, भूल जाओ इसको, साइड पे बना, हमें नहीं चाहिए वो, हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब है। अब धीरे धीरे आप समझोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब GOC हो जाएगी कि ये वाला जो एल्कीन है ना, ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। क्यों होता है, GOC में पढ़ेंगे जब हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये बता दूं कि ये हाई परसेंटेज में बनता है और ये बनता है लो परसेंटेज में। मतलब अगर 100 मोल प्रोडक्ट बनेगा तो ये कुछ 80-90 के आसपास बनेगा, ये कोई 10 के आसपास बनेगा, ठीक है।
तो जनता जो ज्यादा परसेंटेज में बनता है उसको हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। ओके, और बाकी जो बनता है दैट इज नोन एज अ माइनर प्रोडक्ट। फाइन, ऑलराइट, ठीक है जी। तो मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, इसका हमने लिखा ही था कि दिस इज योर रिएजेंट। यस, फाइन। तो ये हो गया बेसिक आइडिया एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के पीछे जो नाम यूज होते हैं उनका। दैट आई टुक दिस सबस्ट्रेट, I took this reagent, I put these reaction conditions where I had this solvent and I had this catalyst and I got few byproducts which I ignored and I also got a major product and a minor product. अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, माइनर कौन सा होता है, ये हर रिएक्शन का अपना होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन देखेंगे, सब में मेजर माइनर क्यों होता है, कैसे होता है, सब करेंगे। फाइन, ऑलराइट, वेरी नाइस।